In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. I warmly welcome you all to today's informative webinar organized by the Med Sparkles. We are delighted to have you with us for this sessions about the statistical data analysis by using RStudio and AI. It is my pleasure to introduce our respected speaker for today, Mr. Ehtasam Parvez. He is qualified pharmacist, statistical data analysis, research writer, and a digital marketing expert. We are confident that today's session will provide valuable insights into statistical data analysis using modern tools such as the RStudio and artificial intelligence. Before we begin, a quick and important announcement for you all. Participants who score 4 out of 5 questions in the post-webinar quiz will receive a verified e-certificate. The quiz link is available in the webinar description and it is password protected. Please use the password mentioned in the description to access the quiz. बेसिकली इस सेशन के बाद आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसमें 5 MCQs हैं। उन 5 में से आपको 4 के सही आंसर्स देने हैं फॉर द ई सर्टिफिकेट। So without any further delay, let us begin today's sessions. Over to you, Mr. Ehtasam Parvez. Assalamu alaikum. Am I audible? Yeah, Yes, you are sir. audible. Walaikum Assalam, you are audible. ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं इस शॉर्ट टाइम में कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें आज स्टूडियो की कवर कर सकूं। इसमें डेफिनेटली हम शॉर्ट सेशन में या एक सेशन में हर चीज़ तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब आपको इस काबिल ज़रूर बना देंगे कि आपको आज स्टूडियो का ओवरऑल एक कंसेप्ट मिल जाएगा और आप अपना डाटा भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों मैं स्क्रीन नंबर 1 पे मेरी हेलो, क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी Yes, सर, sir. आपकी यस सर, शो हो रही है। ऑडियो भी क्लियर है, सर। मतलब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? यस सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज आर एंड आर स्टूडियो? तो बेसिकली आर एंड आर स्टूडियो एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके ऊपर हम कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सवाल ये बनता है सबसे पहले कि आर एंड आर स्टूडियो के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो इसका जवाब मैं बहुत ही सिंपल सा आपको देता हूं। आर बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, और आर स्टूडियो बेसिकली एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है जो आर को सपोर्ट कर रहा होता है एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, वी हैव 2 कार्स, कार ए एंड कार बी। जो कार ए है हमारे पास, उसमें हमारे पास इंजन है, जस्ट इंजन है। और जो कार बी है हमारे पास, उसमें हमारे पास हेडलाइट्स हैं, उसका स्टीयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो अब मेरा सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी कार है जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं, तो सिंपली जवाब होगा भी कार ए को हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये इस काबिल नहीं है अभी कि हम इसको ठीक से ड्राइव कर सकें या हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सके, क्योंकि इसके पास जो स्पोर्टिव फ्रेमवर्क है, जो इसकी बॉडी है, वो अवेलेबल नहीं है। जबकि कार बी है, उसके पास स्पोर्टिव फ्रेमवर्क तो अवेलेबल है, लेकिन उसके पास इंजन नहीं है, तो वो भी हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ जो आर है ये एनालिसिस तो परफॉर्म कर सकता है, कोडिंग तो कर सकता है, ये लैंग्वेज है, लेकिन इसको किसी सपोर्ट फ्रेमवर्क की जरूरत होती है
ताकि ये डिफरेंट एस्टिमेशंस विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सके। और वो जो स्पोर्टिव फ्रेमवर्क है वो से हम कहते हैं आर स्टूडियो। सो बेसिकली आर स्टूडियो इज अ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आर स्टूडियो जो बेसिकली है ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि आर जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ओके। तो सेकंड है कि आर स्टूडियो की एप्लीकेशंस क्या हैं। आर स्टूडियो पे हम कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा परफॉर्म कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव, इवन कि हम इस पे क्वालिटेटिव डाटा भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम अपने डाटा को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं या एडजस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद हम इस पे डाटा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, अपने डाटा की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द आर स्टूडियो। उसके अलावा डाटा विजुअलाइजेशन, प्लॉटिंग, मेटा एनालिसिस, यानी कि मशीन लर्निंग, आर पे हम बहुत सारे 100+ एनालिसिस है जो हम आर स्टूडियो पे परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से चंद ऐसे हैं जिसको हम प्रैक्टिकली अपनी स्क्रीन पे परफॉर्म भी करेंगे, और मैं इनको आपको बिल्कुल एक इजी वे में बताऊंगा, बेसिक से लेके, ताकि जो लोग पहली दफा आर स्टूडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ टू डाउनलोड आर एंड इंस्टॉल आर स्टूडियो। बहुत सिंपल है। अच्छा, हम आर स्टूडियो को प्रेफर इसलिए भी करते हैं एज कंपेयर टू एसपीएस डाटा, क्योंकि आर स्टूडियो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल सोर्स है। हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। सिंपली आपने अपने गूगल क्रोम के ऊपर अपने गूगल को ओपन करना है क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे आपने सिंपल सर्च करना है आर क्रेन। आर क्रेन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा आर 4.5.2, ये है विंडो के लिए। और इसके नीचे अगर किसी के पास मैकबुक है तो उसके लिए भी इंस्टॉल कर सकता है। मैं अभी फर्ज करता हूं कि मैं विंडो के लिए इंस्टॉल करना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपली यहां पे क्लिक करूंगा। ये हम अभी आर इंस्टॉल कर रहे हैं, आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, डाउनलोड आर 4.5.2, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है विंडो के लिए। आप यहां से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड होगा तो आपके पास ये इस तरह से इसकी जो स्क्रीन है शो होगी। डाउनलोड करने के बाद ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, विद इन 2 मिनट से इसको आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आप यूज करें, विंडो XYZ कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी आर की। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही स्क्रीन है, यहाँ पे हम कोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्क्रीन नहीं है जो हमें ग्राफ दे सके, टेबल दे सके। तो इसका मतलब है इस आर को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी स्पोर्ट फ्रेमवर्क की जरूरत थी, और वो जो स्पोर्ट फ्रेमवर्क है वो हमें प्रोवाइड करेगा आर स्टूडियो। अब सिंपली हम आते हैं कि हम आर स्टूडियो को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। सिंपली आपने यहीं पे लिखना है आर स्टूडियो डाउनलोड, आर स्टूडियो डाउनलोड, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और ये जो वेबसाइट है पॉजिट की, ये इसका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां से आप आर स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास जो है इसका ऑप्शन आपको ये दे देगा इंस्टॉल करने का। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। नीचे ही आपको इसका मैक का भी ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे ही आपको इसका विंडो को भी जो है ऑप्शन मिल जाता है इसको डाउनलोड करने के लिए। ये देखें, डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप, डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर। यहां से आप आर भी कर सकते हैं और आर स्टूडियो भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आर को आप जो है आर क्रेन जो उसका प्लेटफॉर्म है वहीं से इसको इंस्टॉल करें। यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ओके, ये हो गया। अभी हमने आर को इंस्टॉल कैसे करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था आर स्टूडियो इंटरफेस, यानी कि अब हम आर स्टूडियो, अब देखें आर पे हम एनालिसिस कोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे विजुअलाइजेशन के लिए कि हमें किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होगी। तो फिर हम आर की बजाय क्या कर रहे होते हैं, समय लो का हमने आर को आर स्टूडियो के अंदर फिट कर दिया कि अब आर स्टूडियो की फॉर्म में कि अब यहाँ पे हम सारे कोडिंग भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, अपने जो टेबल्स है वो भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो इसकी जो 4 स्क्रीन हैं आर स्टूडियो की, हम इसको देखते हैं वन बाय वन, इसका क्या फंक्शन है आर स्टूडियो की। अब मेरे सामने जो है ये आर स्टूडियो ओपन है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन नंबर 1 है, ये स्क्रीन नंबर 1 है जहां पे मेरा भी कर्सर है, ये इसे हम कहते हैं स्क्रीन नंबर 1। ये है स्क्रीन नंबर, साथ ही 2, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके स्पेसिफिक नाम भी है जो स्क्रीन है इनकी, जैसे ये है 1, 2, यहाँ पे आ जाए 3,
यहाँ पे आ जाएं, ये है स्क्रीन नंबर 4। अब जो स्क्रीन नंबर 1 है, इसको हम डिफरेंट नाम दे रहे होते हैं। इसको हम स्क्रिप्ट स्क्रीन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम अपना कोड राइटिंग कर रहे होते हैं। इसको सोर्स पेन भी कहते हैं, सोर्स पेन। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 है यहाँ पे, जिसको हम कंसोल पेन कहते हैं। हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। स्क्रीन नंबर 2 के ऊपर हमारे पास जो टेबल्स वगैरह जो भी होंगे हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 के ऊपर आते हैं, ठीक हो गया। और जो स्क्रीन नंबर 3 है, हमारे जो भी डाटा सेट होंगे जिसको हम इंपोर्ट करेंगे एनालिसिस के लिए, वो हमारे पास स्क्रीन नंबर 3 पे होगा, जहां पे मैंने 3 का नंबर दिया हुआ है। और इस स्क्रीन को हम इन्वायरमेंट स्क्रीन भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है स्क्रीन नंबर 4, जो स्क्रीन नंबर 4 है, हमारे पास जो भी ग्राफ्स आएंगे, जो भी प्लॉट्स आएंगे, वो हमारे पास स्क्रीन नंबर 4 पे आएंगे। इसको भी हम डिफरेंट नाम दे रहे होते हैं। इसको कुछ फाइल्स नेम को प्लॉट्स, पैकेज, हेल्प, योर पेन, यानी कि इसके फंक्शंस की बुनियाद पे हम इन स्क्रीन्स को डिफरेंट नाम दे रहे होते हैं। तो स्क्रीन नंबर 1 स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज होती है, और स्क्रीन नंबर 2 जो भी हमारे पास टेबल्स वगैरह होंगे हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 है। और स्क्रीन नंबर जो 3 है, ये हमें बेसिकली जो भी हमारे रेलिवेंट डाटा सेट होंगे वो यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 पे शो होंगे। हम प्रैक्टिकली अभी इस चीज को देखेंगे भी सही। जो स्क्रीन नंबर 4 है, हमारे पास जो भी ग्राफ्स आएंगे, जो भी ग्राफिकल विजुअलाइजेशन वगैरह आएगी, वो हमारे पास स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर आएगी। अच्छा, अब मैं इसको इन चारों स्क्रीन के जो प्रैक्टिकली फंक्शन है, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। मैं यहाँ से जो नंबरिंग है इसको रेज कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहा था स्क्रीन नंबर जो 1 है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोड लिखते हैं। अब देखिए, आर स्टूडियो के अंदर ना एक डाटा सेट होता है आयरस, ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अवेलेबल होता है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक स्क्रिप्ट लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल डाटा आयरस, IRIS आयरस। और स्क्रीन नंबर 1 पे मैं इसको रन करता हूं। हम जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्रीन नंबर 1 पे ही लिखेंगे। कोड जो भी हम लिखेंगे आर स्टूडियो पे किसी भी एनालिसिस के लिए, हम स्क्रीन नंबर 1 पे लिखेंगे। और इसको मैं फॉर एग्जांपल भी रन करता हूं। ये देखिए, जो डाटा सेट है आयरस का स्क्रीन नंबर 3 पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन नंबर 3 पे आयरस लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा जो डाटा सेट शो हो रहा है, हमें स्क्रीन नंबर 3 पे शो हो रहा है। सेम इसी तरह से अब हम प्लॉट देखते हैं। प्लॉट आयरस, और इसको हम रन करते हैं। अब आप देखें स्क्रीन नंबर 4 पे हमें प्लॉट शो हो रहे हैं। तो ये था फंक्शन स्क्रीन नंबर 4 का, कि जो भी ग्राफ्स होंगे वो हमारे पास स्क्रीन नंबर 4 पे आएंगे, जो भी डाटा होगा वो हमारे पास स्क्रीन नंबर 3 पे आएगा, और जो टेबल होगा वो हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 पे आएगा। अब मैं स्क्रीन टेबल के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूं, str, और सिंपल इस डाटा। अभी मैं आपको ये डिटेल में स्क्रिप्ट क्या होता है, लाइब्रेरी क्या है, पैकेज क्या, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जब मैं अब जो पॉइंट है मेन, वो स्क्रीन है। बिचारों स्क्रीन होती क्या, इनके फंक्शंस क्या है, अभी मैं उसी पॉइंट पे खड़ा हूं। सिंपल आयरस, उसके अलावा मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूं। अब देखिए, टेबल जो है वो मुझे स्क्रीन नंबर 2 पे शो हो रहा है। तो ये बेसिक से मैंने इन स्क्रीन के आपको फंक्शन बता दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अभी देखा आर एंड आर स्टूडियो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आर स्टूडियो क्या है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर स्टूडियो इंटरफेस, यानी कि इसके जो 4 पैनल्स हैं, 4 स्क्रीन हैं, इनके क्या फंक्शन है। अब हम आते हैं बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड डाटा एनालिसिस इन आर स्टूडियो। पैकेज क्या है, फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी क्या है। तो गाइस, पैकेज क्या है। जब भी हम आर स्टूडियो पे कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो हर एनालिसिस का एक स्पेसिफिक पैकेज होगा। फॉर एग्जांपल, हमने कोरिलेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए जो पैकेज यूज होगा हम उसको नाम दे रहे होते हैं कोर प्लॉट या कोर। अगर हमने डाटा सेट इंपोर्ट करना है आर स्टूडियो पे, उसके लिए एक अलग से पैकेज यूज होगा। अगर हमने रिग्रेशन परफॉर्म करनी है, उसका अलग से पैकेज होगा। और अगर हमने आर स्टूडियो पे, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने आर स्टूडियो पे जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना है, हर एनालिसिस का एक स्पेसिफिक पैकेज होगा। अब प्रैक्टिकली मैं इसको आर स्टूडियो का अगर स्क्रीन पे दिखाऊं आपको, स्क्रीन नंबर 4 पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है पैकेजेस का। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पैकेज पे, यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोर रिलेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कोर।
ये देखें कोर प्लॉट कोर रिलेशन के लिए एक पैकेज है। फॉर एग्जांपल मुझे रिग्रेशन परफॉर्म करनी है तो मैं यहाँ पे आके उसका पैकेज सर्च करूंगा। मुझे टाइम सीरीज एनालिसिस या जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना है तो हर एनालिसिस का एक स्पेसिफिक पैकेज होगा। तो अभी मैं पैकेज पे हूं। अच्छा, अब पैकेज हमें कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास तो कोर प्लॉट ऑलरेडी इंस्टॉल था, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आर स्टूडियो को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे होंगे तो ये पैकेज आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो फिर हम पैकेज कैसे अपने आर स्टूडियो पे इंस्टॉल करेंगे? बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरा सुपरवाइजर मुझे कहता है कि आपने कोर रिलेशन परफॉर्म करना है, वो आपको XYZ एक डाटा सेट दे दिया है। तो आपने स्टेप क्या फॉलो करने हैं? सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोरिलेशन के लिए हमारा डाटा जो पैकेज है वो कौन सा यूज होगा आर स्टूडियो के अंदर। नंबर 2 हमने ये देखना है कोरिलेशन के लिए डाटा सेट की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। नंबर 3 हमने ये देखना है क्या हमारा डाटा सेट ऑर्गेनाइज है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोरिलेशन एनालिसिस। ये चीजें करने के बाद भी हम आर स्टूडियो की तरफ मूव करेंगे। तो जब हम आर स्टूडियो पे आएंगे और मेरे पास फॉर एग्जांपल कोर रिलेशन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल ऑलरेडी नहीं है, तो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा? यहाँ पे सिंपल आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर। आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे आपने कोई भी पैकेज जो आप एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कोर रिलेशन का मैंने बताया था, इसका पैकेज का नाम है कोर प्लॉट। ये देखें कोर प्लॉट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ये चेक करने के लिए कि ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है या नहीं इंस्टॉल हो चुका, पैकेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्च बार में जाके सर्च करेंगे उस पैकेज का नाम। जैसे ऑलरेडी मेरे पास कोर प्लॉट पैकेज इंस्टॉल है तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हो गया पैकेज का कॉन्सेप्ट। तो पैकेज बेसिकली क्या है? पैकेज हमें कोई भी एनालिसिस जब हम परफॉर्म करेंगे हर उसके लिए एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक पैकेज यूज हो रहा होगा। तो ये तो होगा गाइस पैकेज का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी वो यहाँ पे लिखी हुई है फंक्शन। फंक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोबाइल है और एक मोबाइल हमारा हो गया पैकेज। अब इस एक मोबाइल से हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। लाइक हम फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। ये इसके हो गए फंक्शन। सेम उसी तरह से एक पैकेज के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम कोरिलेशन की अगर बात करें, ये कोर प्लॉट है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो इसके नीचे ये सारे फंक्शन है। हम कोर प्लॉट के ये डिफरेंट फंक्शन है और हर फंक्शन डिफरेंट एनालिसिस डिफरेंट विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है डाटा सेट की। सेम इसी तरह से जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं थ्रू जीजी प्लॉट तो उसकी भी जो है वो डिफरेंट पैकेज इस्तेमाल होते हैं। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे आज स्टूडियो पे विजुअलाइजेशन करनी है और विजुअलाइजेशन के लिए हम जो यूज कर रहे होते हैं पैकेज वो होता है जीजी प्लॉट 2। ये देखिए जीजी प्लॉट 2, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जीजी प्लॉट 2 के भी डिफरेंट फंक्शन होंगे। जैसे इसके अंदर क्यू प्लॉट एक फंक्शन है, उसके अलावा इसके पास इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन होता है जिसको हम कह रहे होते हैं जीजी प्लॉट। जीजी प्लॉट 2 एक पैकेज है और जीजी प्लॉट इसका एक फंक्शन है। सेम इसी तरह से क्यू प्लॉट भी इसका एक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ एक पैकेज के अंदर डिफरेंट फंक्शन होंगे और हर फंक्शन का एक डिफरेंट वर्क होगा, एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा उसके साथ एनालिसिस परफॉर्म करने का। तो ये हो गया कंसेप्ट फंक्शन का कि फंक्शन क्या है। नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है आर स्टूडियो में उसका मतलब होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का क्या मतलब है मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं इसका भी। जैसे कि अगर मुझे आर स्टूडियो पे कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे उससे रेलेवेंट पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर नंबर 2 उस पैकेज को एक्टिव करना होगा। तो लाइब्रेरी का मतलब ये होता है मैंने जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना है मैं सबसे पहले क्या करूंगा उसके पैकेज को एक्टिव करूंगा। तो यहाँ पे आर स्टूडियो की लैंग्वेज में लाइब्रेरी से मतलब ये है कि मैं अपने उस पैकेज को एक्टिव करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोरिलेशन परफॉर्म करना है या मुझे विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी जीजी प्लॉट 2 जो है वो इंस्टॉल है पैकेजेस के अंदर। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ये देखिए जीजी प्लॉट 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैं अपने इस पैकेज को लाइब्रेरी करूंगा। लाइब्रेरी का मतलब है इसको मैं एक्टिवेट करूंगा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं लाइब्रेरी, ब्रैकेट के अंदर ये आपको बाय डिफॉल्ट दे देगा। यहाँ पे मैं उस पैकेज का नाम लिखूंगा जीजी प्लॉट
टू। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैं रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा देखिए स्क्रीन नंबर 2 पे मुझे शो हो जाएगा लाइब्रेरी ggplot2। तो इसका मतलब ये है जो मेरा पैकेज है वो एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि मुझे कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करना है, रिग्रेशन परफॉर्म करना है, टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म करना है, सबसे पहले मैं उसका पैकेज इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने के बाद मैं उसका जो पैकेज जिसको मैं एनालिसिस परफॉर्म करने लगा हूं उस पैकेज को एक्टिव करूंगा। और एक लाइब्रेरी का मतलब है हम उस पैकेज को एक्टिवेट कर रहे हैं डिफरेंट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। यहां तक बात क्लियर है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर नहीं है, आप कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, ये तो हो गया हमारा भी डिफरेंट टर्म जो तो आर स्टूडियो के अंदर पैकेज क्या है, फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी क्या है। उसके बाद मैपिंग क्या है, जियोम क्या है। आर स्टूडियो के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास जब कोई डाटा सेट होता है तो हम उसके वेरिएबल्स लेते हैं। कुछ को हम एक्स पे रखते हैं, कुछ को वाई पे रखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो बेसिकली इसे हम कह रहे होते हैं मैपिंग। फॉर एग्जांपल हम कुछ वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, कुछ को वाई पे ले लेते हैं, तो इसको हम मैपिंग कह रहे होते हैं बेसिकली आर स्टूडियो की लैंग्वेज के अंदर। और जियोम से मतलब होता है डिफरेंट जो हम प्लॉट्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से हमारा जियोम है, हम इसको आर स्टूडियो की लैंग्वेज में नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, जीजी प्लॉट से विजुअलाइजेशन कैसे करनी है, कोरिलेशन कैसे करना है, हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। मैं बस अभी ये चाह रहा हूँ कि आर स्टूडियो में हमने आगे जाके जो भी टर्म्स इस्तेमाल करनी है एनालिसिस परफॉर्म करते हुए वो स्टार्ट में आपको क्लियर कर दूं, ताकि जब हम एनालिसिस परफॉर्म कर होंगे तब आपको ये मतलब सोचने में परेशानी ना हो कि ये लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है किस टर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, जैसे हम अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट फोल्डर बना लेते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, कि मैं इस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल सेव कर लूंगा। सेम उसी तरह से जब हम आर स्टूडियो पे एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट वर्किंग डायरेक्टरीज बना लेते हैं। यूं कह लें कि आर स्टूडियो की जो फोल्डर है हम उसको वर्किंग डायरेक्टरी कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। प्रोजेक्ट ए के अंदर मैं डिफरेंट एक क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बी के अंदर मैं दूसरे अपने डाटा सेट पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट 3 के अंदर मैं तीसरे डाटा सेट पे काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आर स्टूडियो के अंदर डिफरेंट वर्किंग डायरेक्टरी बना लूंगा। फॉर एग्जांपल वर्किंग डायरेक्टरी 1 मेरे पास होगी, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक डाटा सेट रखूंगा जिसपे मैंने एनालिसिस परफॉर्म करना है। वर्किंग डायरेक्टरी 2 उस पर दूसरा डाटा सेट रखूंगा। अब प्रैक्टिकली हम इसको परफॉर्म करते हैं। इसको यहां से मैं सबको फिलहाल हटा देता हूँ, इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, जब आप आर स्टूडियो को इंस्टॉल करोगे ना तो आपके पास 3 स्क्रीन शो होंगी। यहाँ पे जो पैनल है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक स्टार्ट में आपके पास इस तरह से आर स्टूडियो शो होगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने परेशान नहीं होना कि लेक्चर में तो 4 स्क्रीन थी तो अब हमारे पास 3 की शो हो रही हैं। जैसे ही आप इस पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 4 स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसको भी फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसको ब्रश जो है, जो भी चीज हमने मतलब स्क्रीन 2 से रिमूव करनी हो, यहाँ पे ब्रश हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ से रेज हो जाएगी। सेम इसी तरह से हम स्क्रीन ए से कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन 3 पे भी ब्रश है। इसको फिलहाल मैं डाटा सेट को यहाँ से भी क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वर्किंग डायरेक्टरी प्रैक्टिकली बनाना सिखा रहा हूँ। अब हमने वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक डाटा सेट है, आप इस पे एनालिसिस परफॉर्म करें आर स्टूडियो पे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं वर्किंग डायरेक्टरी बना लूंगा। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि मैं अब यहाँ पे अपनी फैसिलिटी के लिए एक पहले पैक फोल्डर बना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। स्क्रीन नंबर 3 पे जहाँ पे मेरे पास लिखा है ना सेशन 5, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन 3 के ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये मुझे कह रहा है डोंट सेव। मैं अपनी अब बेसिकली ऑलरेडी मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी एक ओपन की थी, अब इसको मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ, आपको नई वर्किंग डायरेक्टरी बनाना सिखा रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी का मतलब ये है कि मैं एक अपना आर स्टूडियो पे फोल्डर बना रहा हूँ ताकि मैं अपने डाटा सेट को यहाँ पे सेव कर सकूं।
और मैं यहाँ पे अपना जो काम जो सुपरवाइजर ने मुझे दिया वो मैं कर सकूं। फॉर एग्जांपल मुझे सुपरवाइजर ने एक डाटा सेट दे दिया है, मैं आर स्टूडियो पे आके सबसे पहले अपनी एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाऊंगा। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कोई भी नाम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम आज अपना हमारा आर स्टूडियो का सेशन है और हमारे आर स्टूडियो का ये है सेशन नंबर 1। मैं इसको नाम दे देता हूँ सेशन नंबर 1, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है भैया, वर्किंग डायरेक्टरी आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं या आपके पास डेस्कटॉप पे कहाँ पे शो हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर मेरे शो हो अलग से, तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा और क्रिएट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी जो है ये बन चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं हमारे पास डेस्कटॉप पे ये कहाँ पे शो होगी, आर स्टूडियो पे हमारे पास कहाँ शो होगी। अब आर स्टूडियो के ऊपर या अगेन से, क्योंकि अब नई वर्किंग जब भी आप नई वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे ना तो आपको पास 3 ही स्क्रीन शो होंगी। आपने अगेन यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगेन आपके पास जो है 4 स्क्रीन आ जाएंगी। अब देखिए सेशन नंबर 1 ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखिए स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर ये सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। कर रहा हूं, यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेशन नंबर 1 मेरे पास शो होगा स्क्रीन के ऊपर। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर, श्योर हो रही है। सर तो अब ओके देखिए मैंने जो सेशन नंबर 1 में बनाई थी वर्किंग डेस्कटॉप पे शो नंबर है सैंपल सर प्लीज आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जब तक क्वेश्चन ले लीजिए किसी के हैं तो, या रिवाइज कोई कर सकता है तो वो बेहतर रहेगा। इसको कौन होस्ट कर रहा है सर? मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि या तो क्वेश्चन ले लीजिए या किसी, या जो है ना किसी से कह दीजिए कि रिवाइज कर दे, ताकि ऑडियंस जो है ना उसको मतलब लॉस ना हो। अगर ये किसी के पार्टी भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो बता दीजिए कमेंट वगैरह में। इनको आप वॉइस का भी बेशक ना बीच में अभी 1 मिनट के मैं रुक जाता हूँ, वॉइस का भी इनको ऑप्शन दे दें, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये क्वेश्चन वॉइस मैसेज पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात।
मैंने अभी 1 मिनट के लिए ब्रेक लगाई है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी हम मैंने आपको जस्ट अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर किए हैं। और मेरी कोशिश है कि हम विद इन 1 आवर इसका मैक्सिमम जितना हो सके कवर कर सकें। तो अब हमें प्रैक्टिकली इसका स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे। तो अभी तक जिसका जो भी क्वेश्चन है प्लीज मुझसे पूछ लें अभी। अच्छा, सर महविश एक का क्वेश्चन क्वेश्चन है। है कि एसपीएसएस और आज आज स्टूडियो में क्या फर्क है। तो महविश, ये दोनों क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर यूज हो रहे होते हैं, लेकिन जो एसपीएसएस होता है ये हमारे पास पेड होता है मोस्टली। जो हम इसका फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं, ये मैक्सिमम हमें 500 पार्टिसिपेंट्स अलाउ कर होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। और वहां पे हम विजुअलाइजेशन जो है एज कम्पेयर टू एसपीएसएस और स्टूडियो की जो है ये अच्छी होती है, और मोस्टली रिसर्च के अंदर यूज भी होती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एसपीएसएस ही यूज करवाती हैं यूनिवर्सिटीज, लेकिन कुछ हैं जो आर स्टूडियो पे भी काम करवा रही हैं, जमूवी पे भी करवा रही हैं, स्टेटा पे भी करवा रही हैं। लेकिन जब हम यूके की बात कर रहे होते हैं, जर्मनी की बात कर रहे होते हैं, यूएसए की बात कर रहे होते हैं, वो लोग मोस्टली आर स्टूडियो को या पाइथन पे काम कर रहे होते हैं। मेडिकल फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। अगर इकोनोमेटिक्स की बात करें, वो आर पे काम कर रहे होते हैं ज्यादा, स्टेटा पे कर रहे होते हैं, ईवीयूस पे कर रहे होते हैं, और पाइथन पे कर रहे होते हैं। सेम अगर हम सोशल साइंसेज की बात करें, तो वो क्वांटिटेटिव के लिए आर और एसपीएसएस को यूज कर रहे होते हैं, और क्वालिटेटिव के लिए वो एनविवो को यूज कर रहे होते हैं मोस्टली। और भी क्वालिटेटिव के लिए सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मोस्टली एनविवो को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो आर स्टूडियो एसपीएसएस में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक तो आर एसपीएसएस जो है हमारे पास वो पेड होता है, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जो फ्रीली अवेलेबल है वो जस्ट 500 पार्टिसिपेंट का डाटा जो है या ऑब्जर्वेशन का डाटा हमें करके देता है, और हमें वो परचेज करना पड़ता है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, व्हाट्सोएवर। लेकिन आर स्टूडियो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। और दूसरी चीज, आर स्टूडियो हमें ज्यादा ऑप्शंस देता है एस्टिमेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर हम टाइम सीरीज एसपीएसएस पे परफॉर्म करें, अब उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करें टाइम सीरीज एनालिसिस अगर हम आर स्टूडियो पे परफॉर्म करें, आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक दफा आप फिर से रिवाइज करवा सकते हैं अच्छा, एक सब। क्वेश्चन एक आया लाइब्रेरी का, फिर से बता दें। अच्छा बच्चों, लाइब्रेरी का मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल एक स्टोरी सुना के इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे टीचर ने मुझे कहा है कि आप को रिलेशन परफॉर्म करें, फॉर एग्जाम्पल, और कहा है कि आप स्टूडियो पे परफॉर्म करें। तो यहाँ पे मैं इसको अपने पॉइंट्स को अगेन निकाल लेता हूँ। जी, अब मेरे टीचर ने मुझे कहा है कि आपने आज स्टूडियो पे एनालिसिस परफॉर्म करना है कोरिलेशन। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं अपने डाटा सेट को देखूंगा, क्या मेरा डाटा सेट कोरिलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कोरिलेशन में हमारा डाटा जो है वो हमारे पास जो है न्यूमेरिक होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है इसकी कोरिलेशन की। मैं देखूंगा क्या मेरा डाटा न्यूमेरिक है, मैं इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है कोरिलेशन की पहले उसको देखूंगा। नंबर 2, मैं अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे आज स्टूडियो को इंस्टॉल करूंगा। नंबर 3, मैं आस्क कोरिलेशन का जो स्पेसिफिक पैकेज है, पैकेज क्या है? पैकेज बेसिकली हर एनालिसिस का, एक आर स्टूडियो में एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक हमें एक पैकेज की जरूरत होती है। तो जैसे कोरिलेशन का अलग पैकेज है, टाइम सीरीज एनालिसिस का अलग है, विजुअलाइजेशन के लिए अलग है। तो अलग अलग पैकेजेस हैं। अब पैकेजेस कैसे हम इंस्टॉल करते हैं ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, जो होस्ट है इंशाल्लाह आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि कोई पैकेज जिस पे मैंने जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल मैं कोरिलेशन एनालिसिस करना है, तो मुझे उस पैकेज को पहले स्टूडियो पे एक्टिव करना है। उस एक्टिव करने को हम सिंपली लाइब्रेरी कह रहे होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली पहले आपको करके भी दिखाया, मैं अगेन कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मैं आर स्टूडियो के ऊपर अपना डाटा सेट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, और एक्सेल के फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे डाटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल में पैकेज चाहिए होगा, और एक आर स्टूडियो पे जो डाटा पैकेज यूज होता है डाटा सेट को एक्सेल में इंपोर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं रीड एक्सेल। तो सबसे पहले मैं रीड एक्सेल जो पैकेज है इसको एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने का मतलब है इसको रन करूंगा स्क्रीन नंबर 1 पे, ये मैंने रन कर दिया। स्क्रीन नंबर जब 2 पे आपको शो हो जाए ना सेम, तो समझ लो आपका पैकेज जो है वो एक्टिव हो गया है। जैसे अब मेरा स्क्रीन पे जो पैकेज है रीड एक्सेल, ये एक्टिवेट हो चुका है। तो लाइब्रेरी का मतलब है हम किसी भी अपने फंक्शन को या पैकेज को एक्टिवेट करें आर स्टूडियो के ऊपर। जी, इसके अलावा किसका कोई क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज, ताकि मैं अब इसके जो है प्रैक्टिकल उसकी तरफ जाए, हम प्रैक्टिकल इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखना और एनालिसिस परफॉर्म करना सीखें। एनी क्वेश्चन? सर आप किसी का भी क्वेश्चन
नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमने जो पॉइंट्स अभी तक कवर कर लिए हैं, हमने कवर किया आर एंड आर स्टूडियो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आर स्टूडियो क्या है, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इसकी जो 4 स्क्रीन है आर स्टूडियो की, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हमने देख लिया है। उसके अलावा जो डिफरेंट टर्म्स हैं, पैकेज क्या है, फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी क्या है, मैपिंग क्या है, जियोम क्या है, हमने इसको देख लिया है। प्रैक्टिकल इसको मैंने आपको दिखा भी दिया है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये बनती कैसे वो बता दिया है आपको। हाउ टू इंपोर्ट अ डाटा सेट इनटू आर स्टूडियो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर स्टूडियो पे मुझे मेरे सुपरवाइजर ने डाटा दे दिया है, इस पे आप एनालिसिस परफॉर्म करो, और मेरा डाटा सेट फॉर एग्जांपल है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। तो मेरा पहला स्टेप अब क्या होगा, अब हमारा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक नंबर चल रहा है 8, हाउ टू इंपोर्ट अ डाटा सेट इनटू आर स्टूडियो। तो अब सिंपली मेरा पहला स्टेप पता क्या होगा, मेरा फॉर एग्जांपल डाटा सेट अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। तो आर स्टूडियो पे डाटा सेट इंपोर्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर एक्सेल की फॉर्म में उसका अलग पैकेज है, अगर मेरा डाटा सेट अवेलेबल है HTML में, उसका अलग, मतलब CSV में उसका अलग से पैकेज यूज होगा इंपोर्ट करने के लिए। अगर मेरा डाटा सेट फॉर एग्जांपल SPSS में अवेलेबल है, उसका अलग से पैकेज यूज होगा। मेरे पास जो डाटा सेट है वो एक्सेल की फॉर्म में अवेलेबल है। और आर स्टूडियो पे एक्सेल में जब डाटा हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए एक पैकेज यूज होता है जिसको हम कहते हैं रीड एक्सेल। आपने सिंपल पहले पैकेजेस पे जाना है। अब मैं प्रैक्टिकल करने लगा हूँ कि मेरे सुपरवाइजर ने कहा है कि आप आर स्टूडियो पर डाटा इंपोर्ट करो। मैं सिंपल पैकेज पे क्लिक करूंगा और मेरा डाटा सेट फॉर एग्जांपल एक्सेल में, मैं ये सपोज करो मेरा डाटा सेट एक्सेल में है, मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा रीड एक्सेल। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये पैकेज इंस्टॉल है रीड एक्सेल। जो फर्स्ट टाइम आर स्टूडियो इस्तेमाल करेंगे उनके पास रीड एक्सेल पैकेज नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करेंगे, सिंपल आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे जाना है। इंस्टॉल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे सिंपली क्लिक कर देना है। ये आपका पैकेज विद इन नो सेकेंड जहाँ जो है आपके आर स्टूडियो पे एक्टिव इंस्टॉल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा डाटा सेट एक्सेल की फॉर्म में अवेलेबल है, तो अब मैंने सबसे पहले काम क्या किया, अपना पैकेज जो है उसको मैंने इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने करना है क्या, अपने उस पैकेज को लाइब्रेरी करना है। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा सेट एक्सेल की फॉर्म में अवेलेबल है, तो मैं अब करूंगा क्या, सबसे पहले अपना जो पैकेज है रीड एक्सेल इसको लाइब्रेरी करूंगा। मैंने ऑलरेडी कर दिया था, मैं अगेन से कर देता हूँ आपको। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब ये होगा कि आपने जब भी एनालिसिस परफॉर्म करना है ना, पैकेज आपको लाइब्रेरी करना ही करना है। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप अपने पैकेज को स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए या स्पेसिफिक काम करने के लिए आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे क्या मैंने डाटा सेट इस पे इंपोर्ट करना है ना एक्सेल की फॉर्म में, तो मैं अब क्या करूंगा, अपना जो पैकेज है रीड एक्सेल इसको लाइब्रेरी यानी कि एक्टिव करूंगा। लाइब्रेरी यहाँ पे लिखूंगा सेम एग्जैक्ट उसका नाम है पैकेज का रीड एक्सेल, जैसे ये बाय डिफॉल्ट मुझे शो कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा देखिए स्क्रीन नंबर 2 पे मुझे ये शो हो रहा है कि रीड एक्सेल यानी कि मेरा पैकेज एक्टिव हो गया है। अब हम डाटा कैसे इस पे इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इंपोर्ट डाटा सेट। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा डाटा सेट CSV में हो, SPSS फाइल में हो, स्टैटा में हो, तब आर पे कैसे करेंगे। तो आप सिंपली गूगल पे जाएं, वहां पे क्लिक करें कि मुझे अपना डाटा सेट SPSS के फॉर्म में मतलब कि इंपोर्ट करना है, स्टूडियो पे इसका स्क्रिप्ट दे दो। वो विद इन नो सेकंड आपको इसका स्क्रिप्ट दे देगा। अगर आपने एक्सेल में करना है, अच्छा ये जो पैकेज है ना, इसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एनालिसिस के लिए कौन सा पैकेज यूज करना है। आप सिंपली AI की हेल्प ले सकते हैं, गूगल पे जाके लिखें, वो आपको विद इन नो सेकंड बता देगा कि ये पैकेज आपके लिए सूटेबल है इस एनालिसिस के लिए। जैसे एक्सेल के लिए जो सूटेबल जो पैकेज यूज होता है वो है रीड एक्सेल। सेम इसी तरह से डाटा सेट अगर आपके पास SPSS में, उसका एक अलग से पैकेज यूज होगा। हैवन एक पैकेज है डाटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा सेट किस फॉर्म में है। या ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इजी वे में क्लियर कर दिया है कि डाटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए भी हमें पैकेज चाहिए होगा, और ये डिपेंड करेगा कौन सा पैकेज यूज होगा कि हमारे पास डाटा सेट किस फॉर्म में है। एक्सेल के लिए रीड एक्सेल यूज होगा, और सेम इसी तरह से SPSS का अपना नाम होगा पैकेज का, और CSV का अपना नाम होगा। तो ये आप गूगल भी कर सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आपका डाटा है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये मतलब इतना मुश्किल चीज नहीं है जिस पे मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं, ये बेसिक सी चीज है। अच्छा, अब स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर आके आपने इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है
यहाँ पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मेरा डेटा सेट एक्सेल की फॉर्म में है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एसपीएस साल्स डाटा, मेरा एक्सेल की फॉर्म है, क्योंकि मैंने पैकेज पे एक्सेल का एक्टिवेट किया है, तो मैं एक्सेल की फॉर्म में इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जस्ट एक सेकेंड। जी जी। नहीं, अभी क्लास है। क्लास मैक्सिमम 20-25 मिनट, 20-25 मिनट है मुझे। बस मैं 20-25 मिनट तक आ रहा हूँ। अच्छा, तो हम अपना डाटा सेट जो है एक्सेल की फॉर्म में यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ब्राउज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली ब्राउज पे क्लिक करना है, और जहां पे भी आपका डाटा सेट अवेलेबल है, जिस भी फोल्डर में, आपने सिंपली वहां से इसको, उस फोल्डर को ओपन करना है। जैसे मेरा न्यू फोल्डर के अंदर मेरा डाटा सैंपल डाटा सेट फाइकस अवेलेबल है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस डाटा सेट को ओपन करूंगा, और यहाँ पे ये मेरा डाटा सेट आर स्टूडियो पे इंपोर्ट हो रहा है। ये देखें, ये मेरा सैंपल डाटा सेट जो मैंने यूज किया है, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, और सिंपली मेरा डाटा सेट आप देख सकते हैं स्क्रीन नंबर 1 आर स्टूडियो पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से ये क्रॉस ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर, अपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए स्क्रीन नंबर 3 पे डाटा सेट हमारा शो हो रहा है। मैं स्टार्ट में कहा था आपको, हमारा डाटा सेट जो भी हम इंपोर्ट करेंगे, स्क्रीन नंबर 3 पे उस फाइल का नाम शो होगा। देखिए 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल। अब यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें, पेटल विथ पेटल लेंथ, सैंपल विथ सैंपल लेंथ, स्पीशीज, ये हमारे पास 5 हमारे वेरिएबल्स हैं, और 150 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 8 कि आर स्टूडियो पर डाटा सेट किस तरह से इंपोर्ट होगा। ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, हम अब उसकी तरफ जाते हैं। डाटा सेट इंपोर्ट करने के बाद हाउ टू राइट स्क्रिप्ट इन आर स्टूडियो फॉर अ स्पेसिफिक एनालिसिस। अब मेरे सुपरवाइजर ने मुझे दूसरा काम ये दिया है कि आपने विजुअलाइजेशन करनी है, लेके आओ, एरिया प्लॉट बना के लेके आओ। और उसके अलावा आप जो है इस तरह से आप स्टूडियो पे डिफरेंट विजुअलाइजेशन करनी है प्रैक्टिकली, मतलब हम स्क्रिप्ट किस तरह से लिखेंगे, अब मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट लिखने का जो रूल है, पहले उसको देख लें। जब भी हमने स्क्रिप्ट लिखना है आप स्टूडियो पे स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए, तो हमेशा जो पहला वर्ड आएगा, जो पहला वर्ड आएगा, वो आएगा उसके फंक्शन का नाम या पैकेज का नाम। फॉर एग्जाम्पल, हमने विजुअलाइजेशन करनी है अपने डाटा सेट की, उस पर डिफरेंट प्लॉट्स बनाने हैं, और डिफरेंट प्लॉट्स बनाने के लिए जो हम पैकेज यूज कर रहे होते हैं, उसका नाम होता है जीजी प्लॉट 2। जीजी प्लॉट 2। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब आप आर स्टूडियो पे कोई भी चीज हैश स्टूडियो में हेडिंग देनी हो ना, तो आप हैश लगाते हैं। जब आप हेडिंग नहीं लगाएंगे, जैसे मैं हेडिंग रिमूव कर देता हूं, तो अब ये मेरी हेडिंग नहीं है, अब ये मेरा स्क्रिप्ट है। तो ये मैं हेडिंग लगाई है, तो हैशटैग लगा रहा हूँ, इसका मतलब है इसको हेडिंग बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जीजी प्लॉट 2 एक पैकेज है जो यूज होता है आल स्टूडियो में डिफरेंट विजुअलाइजेशन के लिए, डिफरेंट प्लॉट्स बनाने के लिए। और इसके अंदर दो फंक्शन है, मैंने कहा था ना, हर पैकेज के डिफरेंट फंक्शन है। जैसे मोबाइल एक पैकेज है, उसके डिफरेंट फंक्शन है। इसी तरह से आर स्टूडियो पे एक पैकेज के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जो डिफरेंट एनालिसिस या विजुअलाइजेशन में
या एस्टिमेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे जीजी प्लॉट टू की अगर बात करें तो इसके बेसिकली जो फंक्शन यूज हो रहे होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं जीजी जीजी प्लॉट, और साथ जो यूज हो रहा होता है सेकंड, उसको हम नाम दे रहे होते हैं क्यू प्लॉट। ये दो इसके फंक्शन हैं बेसिकली ज्यादातर जो यूज हो रहे हैं आर स्टूडियो के अंदर। इसके और भी हैं फंक्शन, मैं कुछ बता रहा हूँ। जीजी प्लॉट पे आप क्लिक यहाँ पे बेसिकली जस्ट दो का कर रहा होगा कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। मुझे सुपरवाइजर ने कहा कि आपने आज स्टूडियो पे ग्राफ्स बनाने हैं अपने डाटा सेट पे, तो मैं पैकेज यूज करूंगा जीजी प्लॉट 2। तो मेरा पहले की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, आपने इंस्टॉल ऑप्शन पे जाके इसको पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा, मैं अपने इस पैकेज को लाइब्रेरी करूंगा। लाइब्रेरी से मतलब क्या है, इसको एक्टिवेट करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली अब आके लिखूंगा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, और यहाँ पे पैकेज का नाम लिखूंगा जीजी प्लॉट 2। उसके बाद यहाँ पे इसको रन करूंगा। स्क्रीन नंबर 2 पे ये मुझे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा जो पैकेज है विजुअलाइजेशन के लिए वो एक्टिवेट हो चुका है, मैंने इसको लाइब्रेरी कर लिया है। अब थर्ड स्टेप में क्या करूंगा, अब मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा विजुअलाइजेशन के लिए अपने डाटा सेट को लेके। मेरा डाटा सेट फाइल का नाम है फाइकस, तो मेरे डाटा सेट का मैं फाइल का नाम यूज करते हुए स्क्रिप्ट लिखूंगा। अब स्क्रिप्ट लिखने का स्टूडियो पे स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए क्या स्टेप्स हैं। पहला हमेशा जो वर्ड आएगा वो हमेशा आएगा आपके पैकेज का या फंक्शन का। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था जीजी प्लॉट 2 के दो फंक्शन है, जीजी प्लॉट क्यू प्लॉट। मैं क्यू प्लॉट को लेते हुए विजुअलाइजेशन करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं जीजी प्लॉट 2 के दो फंक्शन है, जीजी प्लॉट क्यू प्लॉट। मैं क्यू प्लॉट को इस्तेमाल करते हुए विजुअलाइजेशन करना चाहता हूं अपने फाइकस डाटा सेट की। मैं यहां पे आके सिंपली पहला जो हमेशा स्क्रिप्ट राइटिंग में पहला जो लफ्ज होगा, पहला वर्ड होगा, समझ लो वो आपके फंक्शन का नाम होगा। मैं लिख देता हूं क्यू प्लॉट, मैं लिख देता हूं क्यू प्लॉट। ये हो गया क्यू प्लॉट पहला लफ्ज। उसके बाद सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, क्यू प्लॉट, ठीक हो गया। ये बाय डिफॉल्ट आपको ब्रैकेट्स दे देगा। अब हम स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहे हैं कि हमें स्क्रिप्ट आर स्टूडियो पे कैसे लिखना होता है। जो पहला वर्ड होगा मेरा वो क्या होगा, फंक्शन का नेम। दूसरा जो ब्रैकेट में हमारे पास नाम आएगा वो आएगा हमारे डाटा सेट का नाम। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डाटा सेट है वो है फाइकल्स, तो मैं लिखूंगा डाटा इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट आपको इक्वल दे रहा है ये फाइकस। अपने फाइकस यहाँ पे लिख देना है, यानी कि जो डाटा सेट आपकी फाइल का नाम है आपने वो लिख देना है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में पहला वर्ड आपका फंक्शन नेम, सेकंड नेम आपका डाटा सेट का नेम, बाद में हमने कोमा ऐड करना है। कोमा ऐड करने के बाद अब आपने अपने वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं, यानी कि अब आपने मैपिंग करनी है। पहला लफ्ज फंक्शन, सेकंड वर्ड जो आएगा वो डाटा, तीसरा आएगा मैपिंग। मैपिंग मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे हम इसको मैपिंग कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाटा सेट पर अगर स्क्रीन नंबर 3 पे क्लिक करूं, यहाँ पर देखिए मेरे पास पेटल विथ है, पेटल लेंथ है, सेपल विथ है, सेपल लेंथ है। अब मेरी मर्जी में जिसको मर्जी एक्स पे रखूं, जिसको मर्जी वाई पे रखूं, वो मेरी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एक्स इज इक्वल टू पेटल लेंथ, पेटल, और लेंथ जो है नाम आपने स्पेलिंग जो है एग्जैक्ट लिखने जो आपके डाटा सेट में हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूं, पेटल लेंथ में आप देखें जो पी है कैपिटल है, एल जो है ये स्मॉल है। तो मैंने भी स्क्रिप्ट राइटिंग में जो पी लिखना है वो कैपिटल लिखना है, जो एल लिखना है वो स्मॉल लिखना है। मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लेंथ। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा पी है कैपिटल है, जो लेंथ है ये स्मॉल है। बाद में आपने यहाँ पे क्या करना है, फिर से कॉमा ऐड करना है। कॉमा ऐड करने के बाद अब आपने अपना दूसरा वेरिएबल लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सेपल विथ, एस कैपिटल अंडरस्कोर विथ का जो है डब्ल्यू एस स्मॉल आई का, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन आपने कॉमा ऐड कर देना है। यहाँ पे हो गए मेरे, फिलहाल मैं ये दो वेरिएबल ले रहा हूँ, पेट्रोल एंड एस सेपल विथ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं ऐड करूंगा जियोम। जियोम से मतलब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जियोम से मतलब है जो मुझे ग्राफ चाहिए मैं उसका नाम ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा टीचर मुझे कहता है पॉइंट प्लॉट बनाओ आज स्टूडियो पे, मैं कोमा के बाद लिखूंगा जियोम, जियोम,
जियोम के बाद इक्वल लिखूंगा, इक्वल का साइन आ जाएगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे। अब मुझे जो यहाँ पे प्लॉट चाहिए मैं उसका नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉइंट प्लॉट सुपरवाइजर ने क्या है, मैं उसका नाम लिख दूँ पॉइंट्स, पॉइंट। और इसको आपने लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इसके बाद पहले आपने इन्वर्टेड कॉमा ऐड करने हैं। ये स्क्रिप्ट राइटिंग का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना इन चीजों को लेके, क्योंकि मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इजी इजी करके भी हम इसको आसान लफ्ज में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एआई से कैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये भी अभी से क्लियर कर लें, जो लोग फर्स्ट टाइम मास्टर को देख रहे होंगे यकीनन उनको थोड़ा सा मसला और होगा। ये जो स्क्रिप्ट होते हैं हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि किसी भी एनालिसिस का जो स्क्रिप्ट होता है, कोडिंग होती है, वो कांस्टेंट होती है। वो हमें डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट पेपर से भी मिल जाती है, डिफरेंट एआई टूल से भी मिल जाती है, गूगल से भी मिल जाती है। तो इसमें हमें मतलब इसको लंबे लंबे स्क्रिप्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको एआई से भी परफॉर्म करके दूंगा। अभी मैं आपको मैनुअली बस स्क्रिप्ट लिखना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि वो आइडिया हो जाए कि स्क्रिप्ट राइटिंग में हमारे पास एरर क्या आ सकते हैं और इसको लिखते हुए हमने स्टेप्स कौन से फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला हमारा जो लफ्ज होगा वो हमेशा हमारा फंक्शन नेम होगा, फिर हमारा डाटा सेट जो यूज कर रहे होंगे उसका नाम होगा, फिर हमारे जो वेरिएबल्स हैं हम उसका नाम लिखेंगे, साथ कॉमा ऐड करते जाना है। जैसे पैटर्न लेंथ था, सेपल विथ था मेरे फाइकस डाटा सेट के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, जियोम, जियोम जियोम का मतलब है कि मैं जो प्लॉट बनाना चाहता हूं मैं उसका नाम लिखूंगा। जियोम इज इक्वल टू, किसके इक्वल रख रहा हूं, वो प्लॉट जो मुझे चाहिए। आपने इन्वर्टेड कॉमास ऐड करने हैं। उसके बाद उस प्लॉट का आपने नाम लिख देना है। जैसे पॉइंट, फॉर एग्जांपल मेरे सुपरवाइजर ने कहा था आपने पॉइंट ग्राफ है वो बनाना है, तो यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद जो ब्रैकेट इसको आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है। अभी आप देखें हमारे पास जो विजुअलाइजेशन है वो भी शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हमारे पास स्क्रिप्ट में हमने कहना कि कोई ना कोई मिस्टेक की है। जो हमने मिस्टेक की है पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं वो छोड़ी हैं, वो इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। पहले हम उसको हाईलाइट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। मोस्टली हम जो स्क्रिप्ट राइटिंग में पहला एरर हमारे पास हो सकता है, वो हो सकता है कि हमने जो इनके स्पेलिंग है वहां पे हमने मिस्टेक की है। जैसे क्यू प्लॉट फंक्शन नेम है, ये हमारे स्पेलिंग ठीक है। डेटा इज इक्वल टू फाइकस, हमारे डेटा सेट का जो फाइल नेम है फाइकस है, ये ठीक है। एक्स इज इक्वल टू पैटर्न लेंथ, अब हम अपने वेरिएबल चेक करते हैं। पैटर्न लेंथ यहाँ पे क्लिक करें, देखिए हमारे पास पैटर्न लेंथ, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सेपल विथ ये ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे स्पेलिंग है कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर, वहां पे हमारे पास मिस्टेक हो सकती है, हम इसको चेक करेंगे। जैसे हमारे पास पॉइंट जो जियोम है, पॉइंट क्या इसका नाम वाकई पॉइंट है, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे अलहदा एक सेकंड लाइन के ऊपर, यहाँ पे हम लिखेंगे जियोम, जियोम। और यहाँ पे हम देखेंगे जियोम, जैसे अब जियोम लिखेंगे आपके पास डिफरेंट जो ग्राफ के नाम शो होना शुरू होंगे। तो अपने एग्जैक्ट जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपने उस ग्राफ का नाम जो है वो एग्जैक्ट लिखना है। जैसे मैं पॉइंट प्लॉट बना रहा हूँ तो मैंने एग्जैक्ट उसका स्पेलिंग चेक करना है कि क्या स्पेलिंग की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मैं लाइन ग्राफ बना रहा हूँ तो मैंने उसका नाम चेक करना है कि क्या वो उसका ना स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा हुआ है। तो ये इसकी हमारे पास जो बेसिकली मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी, हमने इसको देखना है। और हमारे पास जो भी एरर आएगा वो हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 पे शो होगा। जैसे अब यहाँ पे एरर है अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन, यहाँ पे हमारे पास सिंबल का एरर आ रहा है। तो जब से हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 पे कोई एरर शो होगा हम उसको स्क्रीन नंबर 1 के ऊपर आके फिक्स करेंगे पहले, तो उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट है वो प्रोसीड होगा।
हेलो जी। ये मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर, अब आपकी आवाज सही आ रही है। सर पहले आवाज नहीं आ रही थी, अभी आवाज सही है। अब आवाज आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? यस, यस सर, आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग में जो हमारे पास एरर यहाँ पे आ रहा था वो क्या आ रहा था? अब देखें, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हुए पहले इसके स्टेप्स को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो सबसे पहले आपका आएगा फंक्शन नेम। सेकेंड नंबर पे आपका, मैं बता कि यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे हेडिंग बना के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बेसिक, अभी हम लिखना सीख रहे हैं स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए। जो पहला आपके पास फंक्शन नेम, तो थर्ड चीज आपको आएगी डेटा की मैपिंग है। अब एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, y पे क्या ले रहे हैं? जो थर्ड चीज आएगी वो आपके पास solution पर काम कर रहा है, कौन सा चार है, जियोम। जैसे मैं पॉइंट, फिलहाल मेरे सुपरवाइजर ने कहा था आपने पॉइंट प्लॉट बनाना है। अच्छा, अब हमारे पास कॉमन एरर क्या आ सकते हैं? एरर आ सकता है या तो हमने स्पेलिंग में मिस्टेक की है, यानी कि हमारे जो वेरिएबल्स के नाम थे हमने उसकी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि आर जो है ये केस सेंसिटिव है। थोड़ा से भी एरर आ जाए तो ये कभी भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता, ये एरर दे देता है फौरन हमें। तो हमने ये सारी चीजों को पहले देखना होगा अपना, क्या हमारा स्क्रिप्ट है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्या हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट की, क्या हम उस तरतीब को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था फंक्शन नेम, हमारा फंक्शन नेम था क्यू प्लॉट। दूसरे नंबर पे डाटा सेट, डाटा सेट हमारा है फाइकस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थिंग क्या थी हमारे पास, मैपिंग, मतलब एक्स और वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल मैंने मर्जी से लिए हैं, आप अपना डाटा सेट के अकॉर्डिंग जो आपके होंगे आपने वही लेने हैं। एक्स पे आपको किसके क्या रखना है, वाई पे आपने ग्राफ में क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं सैपल लेंथ पे ले सकता था, सैपल विथ पे ले सकता था, पेटल लेंथ, पेटल विथ। ये मैंने बस मतलब कह लो कि अपनी मर्जी से लिया आपको जस्ट समझाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जियोम, जियोम मतलब ग्राफ का नाम जो मुझे चाहिए था, मुझे पॉइंट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऑफ स्टूडियो पे कर सकते हैं। ये तो हो गया स्क्रिप्ट हमने कैसे लिखना है, इसमें हमारे पास क्या क्या एरर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सुपरवाइजर कहता है मेरे पास ये फाइकल डाटा सेट था एज अ सैंपल डाटा सेट, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्पीशीज का डाटा है S1। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन नंबर 2 पे, 1 पे S2। सेम इसी तरह से मेरे पास अवेलेबल है S3। ये डिफरेंट स्पीशीज का डाटा है। अब मेरा सुपरवाइजर मुझे कहता है कि इस ग्राफ के अंदर जो आपके पास स्क्रीन 4 पे पॉइंट प्लॉट आया है, ये ग्राफ आया है, विजुअलाइजेशन आई है, इसमें डिफरेंस नहीं पता लग रहा है S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है। तो मैं क्या करूंगा, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कलर दे दूंगा। कलर देने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, जहां पे आप मेरा स्क्रिप्ट अंडर ये ब्रैकेट नजर आ रही है पॉइंट के साथ इन्वर्टेड कॉमर्स है, यहाँ पे मैं एक कोमा और ऐड करूंगा। कोमा ऐड करने के बाद मैं कलर को आल स्टूडियो में हम कहते हैं कोल, COL, कोल। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली ऐड करूंगा इक्वल। उसके बाद में सीपी जो है जिसको मैं कलर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सीपी के अलावा कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स हैं,
आपके पास मार्क्स एक वेरिएबल है, अब उसको लिख सकते हैं। मेरे पास स्पीशीज वेरिएबल इस डाटा सेट में अवेलेबल है, मैं उसको लिख रहा हूँ स्पीशीज। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको अगेन रन करूंगा। अब आप देखिए जो मेरे S1 है इसका अलग कलर है रेड, S2 का अलग कलर है ग्रीन, S3 का अलग कलर है ब्लू। तो ये डिफरेंट वेरिएबल अपने में जो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको डिफरेंट कलर दे दिए हैं। तो ये हो गया कि हम किस तरह से स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं आर स्टूडियो पे बाय यूजिंग ggplot2। ggplot2 में दो फंक्शन ggplot qplot मोस्टली यही यूज होते हैं। ggplot को यूज करते हुए हम कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं मैं वो भी आपको भी करके दिखाऊंगा। अभी हमने सीखा है कि qplot को इस्तेमाल करते हुए कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, कैसे विजुअलाइजेशन करनी है। अच्छा ये ग्राफ है, अब इसको मैंने सेव कैसे करना है। सिंपल स्क्रीन 4 पे आकर अपने राइट क्लिक करना है, आपके पास सेव इमेज का ऑप्शन भी आ जाएगा, कॉपी इमेज का ऑप्शन भी आ जाएगा। कॉपी करके आप इमेज को जहां पे पेस्ट करना चाहते हैं वर्ड फाइल में पीडीएफ में आप वो कर सकते हैं। आप इसको सेव करना चाहिए, यहाँ पे आप सेव इमेज एज सेव करके अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं वर्ड में या पीडीएफ में, जैसे आपको सुटेबल लगता है। अच्छा यहाँ पे अगर अब मैं कौन कौन सी विजुअलाइजेशन, कौन कौन से ग्राफ आर स्टूडियो पे बना सकता हूँ अपने डाटा सेट को इस्तेमाल करते हुए। सिंपली आप एक अलग लाइन पे आ जाएं, नई पे, यहाँ पे आपने लिखना है जियोम। जैसे जियोम लिखेंगे आपके पास जियोम का मतलब समझ लिया, स्टूडियो में है प्लॉट्स या विजुअलाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास देख लें डिफरेंट ग्राफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए बॉक्स प्लॉट, जैसे ये बॉक्स प्लॉट है। सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने पॉइंट को यहां से हटाना है, बाकी स्क्रिप्ट सेम रहेगा। यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स प्लॉट और इसको सिंपली रन कर देना है। जैसे रन करेंगे देखिए मेरे पास बॉक्स प्लॉट आ गया है। मैं सुपरवाइजर कहता हूँ मुझे इस डाटा सेट पे भाई लाइन प्लॉट चाहिए। सिंपली आप यहाँ पे लिखें लाइन, यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करें। जैसे रन करेंगे आपके पास लाइन प्लॉट आ जाएगा। यहाँ पे मुझे अगर कोई और चाहिए, जो भी आपको चाहिए डिपेंड करता है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे। सिंपल जियोम लिखें, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। एब लाइन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एब लाइन, एब लाइन, सिंपली इसको रन कर दें तो ये आपके पास एब लाइन आ जाएगा। तो ये है जी हम कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आर स्टूडियो पे, कैसे हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और इसके लिए कौन सा पैकेज, कौन सा फंक्शन यूज होगा, इसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली साथ साथ बता दिया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट मूव करने लगा। ये बेसिकली हमने कवर क्या किया है कि हम डिफरेंट डाटा सेट, मैंने सैंपल लिया है फाइकस, आप अपना डाटा सेट लेके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फाइकस लिया है ना, आप कोई अपना डाटा सेट, रियल डाटा सेट आप लें, प्रैक्टिकली आज इस पे प्रैक्टिस करें विजुअलाइजेशन की बाय यूजिंग जीजी प्लॉट। अपन मर्जी से कोई भी प्लॉट बना सकते हैं विद इन नो सेकंड। यह स्क्रिप्ट जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। स्क्रिप्ट में क्या क्या स्टेप्स होंगे वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। जो एरर आ सकते हैं वो भी मैंने प्रैक्टिकली एरर करके आपको दिखा भी दिए हैं। यहाँ पे अगर मैं स्पीशीज का ऐसे भी छोटा लिख दूंगा ना तो मेरा स्क्रिप्ट रन नहीं होगा, मेरे पास ग्राफ नहीं आएगा। और जो एरर हमारे पास आएगा वो स्क्रीन नंबर 2 पे शो हो जाता है हमें। आर स्टूडियो की एक अच्छी चीज ये भी है, हमारे पास जो भी एरर आएगा स्क्रिप्ट राइटिंग में वो हमें स्क्रीन नंबर 2 पे बता देता है, भाई ये एरर है, इसको आप फिक्स कर लो। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, वॉइस में, मैसेज में, भी मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एक्सक्यूज मी सर, जी एक जी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जी है, जी प्लीज। पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि जो हमें पैकेज है वो फर्स्ट टाइम जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे बस तभी करना पड़ेगा इंस्टॉल, या फिर हर टाइम जब हम इसको डील करेंगे? नहीं नहीं, आपने अपने आर स्टूडियो पे एक दफा जो पैकेज इंस्टॉल कर लिया ना वो आपके पास सेव रहता है, फिर बार बार करने की जरूरत नहीं होती है आपको। जैसे आप कोरिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कोरिलेशन का पैकेज आपने, कोर प्लॉट जैसे मैंने बताया था आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो वो पैकेज अब आपके पास इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट टाइम आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने उसको हर टाइम लाइब्रेरी हर दफा आपको करना पड़ेगा जब भी आप एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने जीजी प्लॉट 2 पैकेज को एक्टिव किया है लाइब्रेरी करके, तो इस तरह से आपको लाइब्रेरी हर दफा ही करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है सर, आपने जी बात जी की थी एक्सेल वाली फाइल को इधर कन्वर्ट करने की, तो वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि नेट सीडीएफ या फिर एनसी फाइल के साथ किस तरह से डील करेंगे? जैसे रीड एक्सेल एक पैकेज है ना, सेम इसी तरह से जब हमारे पास फाइल डाटा में हो, एसपीएस से जिस भी फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, उसका आपने सिंपली पैकेज इंस्टॉल करना है, उसको रन लाइब्रेरी करना है, बाद में आप अपना डाटा सेट इंपोर्ट कर सकते हैं।
ये बहुत ही मतलब इजी सीन है। ओके सर, थैंक यू, नो मोर क्वेश्चंस। देख लें कमेंट्स में और किसी का क्वेश्चन हो तो कर ले, क्योंकि मैं कमेंट्स को रीड नहीं कर रहा। तो कोई क्वेश्चन है किसी का, वो वॉइस में भी पूछ सकते हैं। एक आया है कि एआई से स्क्रिप्ट को किस तरह से हम लोग करते हैं क्रिएट। मैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। मैं ना चीजों को तरतीब से इसलिए लेके चल रहा हूँ। मैं ये सपोज कर रहा हूँ अभी कि आर स्टूडियो हर बंदा पहली दफा देख रहा है, तो इसलिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज की कोशिश करूंगा कवर करूँ मिनिमम टाइम के अंदर। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाऊंगा आर स्टूडियो पे हमने कैसे स्क्रिप्ट जनरेट करना ओके है। सर। ठीक है। और जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अब ये क्वेश्चन था भी हमें पैकेज जो है कोई फाइल इंस्टॉल करनी है तो कैसे, जैसे हम एसपीएस पे करते हैं तो इसके लिए हेवन पैकेज यूज होगा, वो सिंपल आप पैकेज पे जाए उसको इंस्टॉल कर लें। अगर बस सीएसवी में है, उसका पैकेज आप इस्तेमाल करें। तो ये हर फाइल फॉर्मेट का डिफरेंट पैकेज होगा। मैंने जैसे एक्सेल इसलिए किया, मेरे पास अभी सैंपल डाटा सेट एक्सेल की फॉर्म अवेलेबल था, तो मैंने उसी पैकेज को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, रीड एक्सेल को। ठीक हो गया। जैसे सीएसवी के अंदर हम जो है रीडर को यूज कर रहे होते हैं, READR पैकेज, आप नाम सर्च करेंगे ना पैकेजेस में जाके, आप इसको पहले इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव करेंगे लाइब्रेरी करके, बाद में आप सीएसवी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। पाइथन है उसका एक अलग मतलब जो है स्क्रिप्ट पैकेज होगा। तो हर एक का डिफरेंट पैकेज होगा फाइल फॉर्मेट का, जैसे रीड एक्सेल एक्सेल का है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट जो चीजें है ना थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगे। अगर पिछली चीजें आपको क्लियर ना, स्क्रिप्ट क्या है, पैकेज क्या है, फंक्शन क्या है, तो आगे आपको समझना आसान होगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रख लें, जब भी आपने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है, ये मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए अक्सर लोग रिसर्चेस कर रहे होते हैं, तो वो लोग इन चीजों को बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। तो मैं चीजें क्लियर कर दूं, हमेशा चाहे आपका थीसिस हो, चाहे आपका रिसर्च पेपर हो, चाहे आप पाकिस्तान में रिसर्चेस करें, या आप बाहर चले जाएं, जहां भी आप चले जाएं, जब भी आपकी पब्लिकेशन होगी, जब भी आपको कुछ सर्च वर्क होगा, तो मेन चीज हमेशा आपको होता है चैप्टर नंबर 4, या जिसे कहते हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कहीं पे इसको चैप्टर नंबर 5 भी कहते हैं। तो इसमें जो मेन, जो चाहे आपके पब्लिकेशन का वर्क हो या थीसिस हो, जब भी आपको सुपरवाइजर या कोई भी टीचर या कोई भी फाइनर होगा, वो हमेशा आपके रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को देख रहा होता है। जितने आपके रिजल्ट्स एंड डिस्कशन अच्छे होंगे, उतना ही अच्छा इंपैक्ट इसका जा रहा होता है। अगर आपके रिजल्ट्स एंड डिस्कशन अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी रिसर्चेस फजूल है, आपका थीसिस, आपका पेपर, इवन के अक्सर जो जर्नल हैं, वो आपसे सॉफ्टवेयर का सोर्स भी मांगते हैं, उसकी सोर्स फाइल, कि अगर आपने आर पे एनालिसिस परफॉर्म किया, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, आर का स्क्रीनशॉट भी हमें शेयर करें, आर पे जो आपने एनालिसिस परफॉर्म किया उसके स्क्रीनशॉट भी शेयर करें, और कोड फाइल भी हमें साथ शेयर करें। तो इसलिए, लेकिन कुछ रिसर्चर्स क्या करते हैं, डाटा सेट कलेक्शन में और डाटा क्लीनिंग में जान छुड़ा रहे होते हैं। उनका ना डाटा सेट क्लीन होता है, ना डाटा ऑर्गेनाइज होता है, ना डाटा की क्लीनिंग की होती है। बस वो रफ से मतलब जान छुड़ा रहे होते हैं कि बस हमारे कहीं ना कहीं से हमें रिजल्ट, जुगाड़ू काम जैसे हम कहते हैं, वो हो जाए। तो ऐसा नहीं, जब भी आपने काम करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना डाटा सेट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है अपने रिसर्च हाइपोथेसिस या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे। अपने डाटा सेट को आपने क्लीन करना है अच्छे तरीके से। आप एक्सेल पे क्लीन करें, आप आर स्टूडियो पे करें, जैसे आपको इजी लगता है। आर स्टूडियो पे भी हम अपना डाटा सेट को क्लीन कर सकते हैं, वो भी एक अलग प्रोसीजर है। वो इंशाल्लाह फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले डाटा क्लीनिंग हो, फिर दूसरा आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कौन से एनालिसिस आपके सूटेबल रहेंगे डाटा सेट पे, वो आपने क्लियर करके साइड पे लिखना है पहले उसको। आर स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, देखना है कि क्या डाटा सेट वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डाटा सेट पे कोरिलेशन लगाना चाह रहा हूँ, मैं रिग्रेशन लगाना चाह रहा हूँ, क्या मेरा डाटा सेट ये रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एनालिसिस की तरफ जाऊंगा। और फिर आर स्टूडियो पे हम फिर फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन परफॉर्म करें तो उसका पैकेज, वही भी सारा सिस्टम जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। लेकिन मेन चीज जो होती है ना एस्टिमेशन के अंदर, वो आपका डाटा होता है। मेरे पास पीएचडी के भी इवन के कुछ प्रोफेसर बाहर से डाटा सेट भेजते हैं एस्टिमेशन के लिए, स्टेटअप पे, आर पे, ईव्यूज पे या पाइथन वगैरह पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाटा सेट बहुत ही रफ सा होता है, तो फिर हमें कहते हैं भी हमारा डाटा सेट भी आप काइंडली क्लीन कर दें, या इसमें हमारी हेल्प कर दें, या सेशन दे दें। तो डाटा को हमारे जो पाकिस्तानी है खासतौर पे, ये बहुत ही जुगाड़ू किस्म का काम कर रहे होते हैं। रिसेंटली मेरे पास दो स्टूडेंट्स का डाटा आया था। उन्होंने डाटा हालांकि प्राइमरी कलेक्ट किया है, लेकिन उसकी बिल्कुल उन्होंने क्लीनिंग नहीं की थी डाटा की। उनके रिजल्ट्स भी बिल्कुल बेकार आ रहे थे, हालांकि उन्होंने अपना डाटा सेट जो पेपर था वो अच्छे जर्नल के अंदर पब्लिश करना था।
तो मेन चीज है कि आपका डाटा जितना अच्छा होगा, आपकी विजुअलाइजेशन उतनी अच्छी आएगी, आपके रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। खैर, ये तो हो गया पॉइंट जो हमारे थे कि बेसिकली, ये देखिए मैं जो पॉइंट्स लिखे थे ना अपने लेक्चर के लिए, उसमें से काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं। हम यहाँ तक अब कवर जो कर चुके हैं, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट। अब है कॉमन एरर इन स्क्रिप्ट राइटिंग, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाउ टू क्रिएट पॉइंट प्लॉट एंड बेसिक विजुअलाइजेशन यूजिंग जीजी प्लॉट 2, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, मैंने जीजी प्लॉट 2 का ना एक ही फंक्शन इस्तेमाल किया, क्यू प्लॉट। अब जीजी प्लॉट 2 से भी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन आएगी ये आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही आएगी, लेकिन फंक्शन क्योंकि हम जीजी प्लॉट 2 यूज करें तो इससे स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है, मैंने क्यू प्लॉट से स्क्रिप्ट लिखे थी आपको, जीजी प्लॉट 2 से आपने स्क्रिप्ट राइटिंग खुद से करनी है अपने सैंपल डाटा सेट पे। अगर आप कहेंगे मैं प्रैक्टिस के लिए आपको फाइकस डाटा सेट शेयर भी कर दूंगा, आप इस फाइकस डाटा सेट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ, हाउ वी कैन परफॉर्म कोरिलेशन ऑन आर स्टूडियो। हाउ टू परफॉर्म कोरिलेशन ऑन ऑल स्टूडियो। अब हम इस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, हमने हाल स्टूडियो पे कोरिलेशन किस तरह से परफॉर्म करना है। मैं बाकी जो है उसको सारे को फिलहाल रेज कर रहा हूँ। हाउ टू परफॉर्म कोरिलेशन ऑन ऑल स्टूडियो, इसको भी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हाउ टू परफॉर्म कोरिलेशन ऑन आर स्टूडियो। अब हम कोरिलेशन को परफॉर्म करेंगे। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे एक डाटा सेट दे दिया, वो कहता है कोरिलेशन आपने आर स्टूडियो पे परफॉर्म करनी है। मान लेते हैं मेरे पास ये फाइकस डाटा सेट ही है। अच्छा, कोरिलेशन एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने डाटा सेट की रिक्वायरमेंट्स देखूंगा, क्या मेरा डाटा सेट कोरिलेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग जो नए होंगे जिनको स्टैट का भी नहीं ना पता, भी कोरिलेशन हम क्यों करते हैं, ये है क्या, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, क्यों करते हैं, तो उनको मेरी सजेशन ये है कि पहले आपने स्टैट्स की बेसिक्स खुद से पढ़नी है। आपने कोरिलेशन को देखना है, ये क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस क्यों करते हैं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें, स्टैट की मीन मोड मीडियन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आएंगे उसके बाद ही आपको स्टैट्स के सॉफ्टवेयर का फायदा होगा। तो अभी मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि भाई बेसिक आप लोगों को पता है, क्योंकि हम इतने शॉर्ट टाइम में बेसिक कवर नहीं कर सकते, जैसे कोरिलेशन क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है। मैं बेसिकली बस आपको आर स्टूडियो इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ फिलहाल। तो अभी हम, मैं छोटा सा आपको बताता हूँ, जब भी हमने कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हमारा डाटा सेट जो है वो न्यूमेरिकल हो, दूसरा हमारा जो सैंपल साइज है वो 330 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 150, और हमारा जो डाटा है ये भी हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में अवेलेबल है। कैसे पता लगेगा, आप डाटा सेट पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 3 पे, ये देखें कॉलम नंबर 1 आपका, कॉलम जैसे आप कर्सर रखेंगे कॉलम नंबर, जैसे मैं 45 पर रखा है तो यहाँ पे आ रहा है न्यूमेरिक, 2 पे रखा है यहाँ पे आ रहा है न्यूमेरिक, तो इसका मतलब जो मेरा डाटा सेट है न्यूमेरिक है, इस पे कोरिलेशन हो सकती है। अब हम कोरिलेशन के लिए जो पैकेज यूज करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होगा, अपने डाटा सेट को इंपोर्ट करना। यानी कि सबसे पहले हम अपने डाटा सेट को लाइब्रेरी करेंगे। लाइब्रेरी का मतलब है हम अपने डाटा सेट को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। रीड एक्सेल पे मैं रख के इसको क्लिक करता हूँ, जैसे लाइब्रेरी रीड एक्सेल, यानी कि मैंने अपना सबसे पहले, मेरा डाटा सेट एक्सेल की फॉर्म में अवेलेबल था तो मैंने इसको लाइब्रेरी रीड एक्सेल कर लिया। अब अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा कि मैंने कोरिलेशन का जो पैकेज है उसको एक्टिवेट करना है। मैं पैकेजेस पे जाऊंगा, कोरिलेशन के लिए पैकेज यूज होता है कोर प्लॉट। कोर प्लॉट ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने सिंपली इंस्टॉल पे जाना है और कोर प्लॉट को यहाँ पे क्लिक करके आप इंस्टॉल इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा पैकेज इंस्टॉल, मैंने कर लिया कोरिलेशन के लिए। स्टेप मैंने पहले क्या किया, डाटा सेट इंपोर्ट किया एक्सेल के अंदर। दूसरे स्टेप पे मैंने क्या किया, अपना जो पैकेज है कोरिलेशन का उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद अब मैंने क्या करना है, थर्ड स्टेप वो मुझे आप लोग बताएंगे। थर्ड स्टेप पे हम भला क्या करते हैं, अपने पैकेज को लाइब्रेरी करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, Yes, your voice जी clear है। काइंडली बीच में ना रिस्पॉन्स करते जाएं ताकि मुझे लगे कि भाई सारे जाग रहे हैं और साथ ताकि मैं भी एक्टिव रहूं। ओके सर। अब कोरिलेशन के लिए हम पैकेज यूज करना है, वो यूज हो रहा होता है कोर प्लॉट। मैं हैशटैग लगा रहा हूँ ताकि ये मेरी हेडिंग रहे, स्क्रिप्ट ना ले। आज तो स्क्रीन 1 पे जब भी हम बगैर हैशटैग के कुछ लिखेंगे वो हमारा स्क्रिप्ट बन जाता है। तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगा रहा हूँ ताकि ये मेरी हेडिंग रहे। कोर प्लॉट जो है ये यूज होता है पैकेज,
और कोर प्लॉट के अंदर भी बेसिकली दो फंक्शन है। एक फंक्शन यूज होता है साइक, और सेकंड जो यूज होता है कोरिलेशन के अंदर ज्यादातर, एक हमारे पास साइक होता है और दूसरा हमारे पास होता है दूसरा जो हमारे पास यूज और होता है कोर प्लॉट। तो ये हमारे पास दो जो है ये यूज और होते हैं, कोर कोर प्लॉट और साइक, ये दो फंक्शन हमारे पास कोरिलेशन के लिए इस्तेमाल हो होते हैं। कोरिलेशन के लिए दो पैकेज सॉरी इस्तेमाल होते हैं, कोर कोर प्लॉट एंड सेकंड जो इस्तेमाल होता है वो होता है साइक। ठीक हो गया। कोरिलेशन के लिए बेसिकली ये दो पैकेज इस्तेमाल होते हैं, और दोनों के लिए हम स्क्रिप्ट राइटिंग अब सीखेंगे। सबसे पहले मैं साइक को इस्तेमाल करूंगा, फिर कोर प्लॉट को इस्तेमाल करूंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने जो पैकेज है उसको एक्टिवेट करूंगा, लाइब्रेरी करूंगा। लाइब्रेरी पैकेज में फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूँ साइक, साइक लिखूंगा, ये आ गया, इसको रन करूंगा। स्क्रीन नंबर 2 पे ये आ गया है। तो इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पे लिखा रहा है द फॉलोइंग आर मार्क्स फ्रॉम पैकेज जीजी प्लॉट 2। जब भी हमारे स्क्रिप्ट जब आर हमारे पास जीजी प्लॉट 2 पैकेज एक्टिव होगा, तो हमारा जो साइक पैकेज है ये वर्क नहीं करेगा, ये इसको मास्क कर देता है, यानी कि एक्टिवेट होने से रोक देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जीजी प्लॉट 2 हमारे पास ऑलरेडी हमने लाइब्रेरी किया होता है, हम कोशिश करते हैं पहले उसको डीएक्टिव करें। लेकिन खैर हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सारे को एक दफा क्लोज कर देते हैं, जल्दी से इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम अपने डेटा सेट को अगेन से एक दफा इंपोर्ट करते हैं जल्दी फॉर्म में। फाइल डेटा सेट इसको यहाँ से इंपोर्ट किया, यस। अब हम इस पे कोरिलेशन परफॉर्म करेंगे। तो कोरिलेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पैकेज को लाइब्रेरी करेंगे। लाइब्रेरी पहले सॉरी रीड एक्सेल, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, यहाँ पे डेटा सेट को पहले रीड एक्सेल। अब हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी करेंगे अपने कोरिलेशन फंक्शन को साइक, ये अब एक्टिव हो चुका है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट राइट करना है कोरिलेशन के लिए। इसका स्क्रिप्ट बहुत छोटा सा है। जो साइक है इसके लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं फंक्शन, वो यूज होगा कोर। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग में हमारा पहला स्टेप क्या था, फंक्शन नेम। जो साइक एक पैकेज है और इसका हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं कोर डॉट टेस्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम हम यूज करें कोर डॉट टेस्ट। ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दे देगा, सॉरी ये बाय मिस्टेक, कोर डॉट टेस्ट, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ गया। फिर सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, डेटा सेट का नाम लिखते हैं। डेटा सेट नेम है फाइकस, और इस स्क्रिप्ट को हम सिंपली क्या करते हैं, अब यहाँ पे आके रन करते हैं। देखो ये रन नहीं कर रहा, ये स्क्रीन 2 पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी कि हमारे डेटा सेट में कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल है जो न्यूमेरिक नहीं है। चेक कर लेते हैं। अभी स्क्रीन नंबर 3 पे हम क्लिक करेंगे, कॉलम 1 हमारा न्यूमेरिक है, ये स्क्रीन पे शो भी कर रहा है। कॉलम 2 हमारा न्यूमेरिक है, ये भी शो कर रहा है। कॉलम 3 हमारा न्यूमेरिक है, ये भी शो कर रहा है। कॉलम 4 ये भी न्यूमेरिक। कॉलम 5 ये करेक्टेड है, ये न्यूमेरिक नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, कोरिलेशन एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, जो हमारा डाटा सेट है ये हमेशा न्यूमेरिक हो हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल न्यूमेरिक नहीं है हम इसको रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, फाइकल्स के बाद आप सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट ऐड, और उसके बाद आपने कॉलम नंबर 5 को रिमूव कर देना है। रिमूव करने का तरीकेकार ये होगा, आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है माइनस -5, क्योंकि हमने कॉलम नंबर 5 को रिमूव कर रहे हैं ना, तो हमने सिंपल लिखना है -5 का मतलब है कि हम कॉलम नंबर 5 को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब अपने स्क्रिप्ट को रन करेंगे। जैसे रन करेंगे, अब देखो स्क्रीन नंबर 2 पे हमारे पास टेबल शो हो रहा है कोरिलेशन का। यहाँ पे देखिए पैटर्न लेंथ, ये सारे हमारे पास जो है कोरिलेशन की वैल्यूज नीचे शो कर रहा है हमारे पास। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, जो हमारे पास टेबल शो होगा वो स्क्रीन नंबर 2 पे शो होगा। अब देखिए स्क्रीन नंबर 2 के ऊपर ये हमें कोरिलेशन की जो है वो वैल्यूज दे रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें अब इसका ग्राफ बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, कोरिलेशन का अगर हमने ग्राफ ग्राफ बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है पेयर्स, पेयर्स डॉट पैनल्स, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपल डाटा सेट का नाम लिखना है फाइकस। सेम उसी तरह से कॉलम नंबर 5 को रिमूव करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करके।
-5। और यहाँ पे आपने इस कोड स्क्रिप्ट को क्या करना है, रन करना है। जैसे रन करेंगे देखिए कोरिलेशन के ग्राफ स्क्रीन नंबर 4 पे हमारे पास शो हो रहे हैं। तो ये हो गया कि कोरिलेशन पे हमने किस तरह से कोरिलेशन के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं अपना डाटा सेट। अगर आपका डाटा सेट का नेम कोई और है, वो आप फाइकेस की जगह अपना डाटा सेट लिखें और कोरिलेशन सिंपली परफॉर्म करें। टेबल के लिए जो स्क्रिप्ट फंक्शन यूज होगा वो होगा कोड डॉट टेस्ट। कोरिलेशन का पैकेज क्या था, साइक। फंक्शन है कोड डॉट टेस्ट टेबल के लिए। पेयर्स डॉट पैनल्स है इसकी विजुअलाइजेशन के लिए कोरिलेशन के जो ग्राफ्स हैं जो स्क्रीन नंबर 4 पे आपको शो हो रहे हैं। तो ये तो हो गया कोरिलेशन के लिए हमने किस तरह से एनालिसिस परफॉर्म करना है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमने एआई को यूज करते हुए कोई भी एनालिसिस विद इन नो सेकंड कैसे परफॉर्म करना है। अच्छा, यहां तक मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि स्क्रिप्ट राइट कैसे करते हैं, उसमें एरर कैसे आता है किसी स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए। लेकिन आपको हर एनालिसिस का स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एआई से और गूगल से या रिसर्च पेपर से ऑलरेडी मिल जाता है। आपने सिंपल उसको यूज करना होता है अपने डाटा सेट के अकॉर्डिंग, उसको रन करना है और आपके पास जो रिजल्ट हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यह है कि आपने डाटा सेट को जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया हो। जैसे अभी मैंने डाटा सेट तो लिया था लेकिन उसका जो कॉलम नंबर 5 था ना, ये न्यूमेरिक नहीं था, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया -5 करके। तो फिर इसको रन किया तो मेरे पास रिजल्ट आया। जब ये कॉलम नहीं मैंने माइनस किया था, यानी कि इसको रिमूव नहीं किया था, तो मेरा कोरिलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से आर स्टूडियो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग एआई। अब हम सिंपली एआई को यूज करेंगे और अपना कोई भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, आप विद इन नो सेकंड अपना कोई भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी ये सारा कुछ क्लोज कर, तो अच्छा, ये मैंने जो परफॉर्म किया है ना, देखिए मैंने कहा था आपको कोरिलेशन के दो पैकेज ज्यादा यूज होते हैं, साइक और कोर प्लॉट। उसके बाद आपने टेबल भी बनाना है और विजुअलाइजेशन भी करनी है, ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद कीजिएगा। आपने खुद प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप सिंपली स्क्रिप्ट देख सकते हैं इसका गूगल से या एआई पे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने कैसे एआई को इस्तेमाल करते हुए कोई भी एनालिसिस 100+ एनालिसिस विद इन नो सेकंड हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सिंपली अब सारा कुछ ये क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए। ये अब जो हमारा स्टेप है बहुत इजी है। जो लोग अभी पहली दफा आर स्टूडियो को देख रहे हैं, मे भी इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये आर स्टूडियो पे एस्टिमेशन या एनालिसिस परफॉर्म करना बहुत इजी है। इसके लिए आपको कोडिंग वगैरह इन चीजों की भी इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रिप ना भी हो, फिर भी आप इस पे स्टैटिस्टिक एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैसेज एक आया हुआ है, सैयद जवाद अली शाह, वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं सर, उस टाइम नहीं आ रही थी, अब क्लियर है वॉइस। अच्छा, अब मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी जी सर, अब क्लियर है आपकी वॉइस। अरे यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। अब मैं एनालिसिस परफॉर्म करूंगा कि हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम कोई भी एनालिसिस आर स्टूडियो और एआई पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं विद इन नो सेकंड। यहाँ तक बट जहां तक हमें डिस्कस किया, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। सर, एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ जीजी प्लॉट पे होगी। जीजी प्लॉट नहीं, हम जीजी प्लॉट देखिए, जीजी प्लॉट 2 जो है ना, बेसिकली ये तो एक पैकेज है। फिर इसके आगे जीजी प्लॉट फंक्शन है इसका, जैसे मैंने कहा था कि इसके अलावा क्यू प्लॉट एक फंक्शन है। तो इसके आउटपुट पे डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल हैं विजुअलाइजेशन के लिए। ये तो मैंने एक मतलब एग्जांपल दी थी, क्या मैं सुपरवाइजर ने मेरे कह दिया जीजी प्लॉट जो है विजुअलाइजेशन करें बाय यूजिंग जीजी प्लॉट, या रिक्वायरमेंट्स है मेरी, तो मैंने जीजी प्लॉट को यूज किया। वो तो डिपेंड कर होगा ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सुपरवाइजर ने क्या कहा है। लेकिन पैटर्न सेम ही होगा, पैकेज कौन सा यूज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली। इसको कैसे एक्टिव करना है, ये तो एक मतलब मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया भी, जीजी प्लॉट्स हम यूज कर रहे हैं। मतलब हम और ओके। भी इसके लिए काफी सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने बस अब हम शॉर्ट टाइम में सारे तो यूज नहीं कर सकते। मैं बस इसलिए आपको टू द पॉइंट एक एक चीज लेके चल रहा हूँ, ताकि बाकी जो है तरीका सेम ही है सबका। बस मैं यूं कह लें कि जीजी प्लॉट को मैंने यूज किया है, आप इसकी जगह कोई और पैकेज यूज करते हैं विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइजर ने आपको क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस दी हैं या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डाटा की।
सर इससे पहले वाली जो आपकी एक स्लाइड थी उससे उसके मुताबिक एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है कि हाउ डू वी रीड दिस डेटा। सिंपल है, हम डाटा को लाइब्रेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा सेट एक्सेल की फॉर्म में अवेलेबल है, मैं सिंपल लिखूंगा लाइब्रेरी, ब्रैकेट में लिखूंगा हेवन, उस स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो मेरे पास जो डाटा है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसके लिए डिफरेंट हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक डाटा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आयरस डाटा सेट हमारे पास आर पे अवेलेबल होता है। मैं यहाँ पे डाटा सेट का नाम लिखूंगा आयरस, जैसे ये है, इसको मैं रन करूंगा। सिंपली आप देखें आरएस फाइल यहाँ पे शो हो गई है डाटा फार्म की शो इसके अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह से जैसे मैं एसटीआर लिखता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आर के अंदर आर स्टूडियो अवेलेबल होता है डाटा आयरस वाला। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है इसकी फॉर्म के अंदर। और रीड कैसे करना है सिंपल, आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जाम्पल एसटीआर आयरस। अब ये देखें ये डाटा सेट जो है मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मैं डाटा से सारा जो है अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकता हूँ। ये तो मैं सिंपल दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट आईआरएस की अवेलेबल है। अब जो भी डाटा सेट रीड करना चाहे आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं इस तरीके से। ये और ओके किसी का सर, कोई थैंक क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? अब मैं नेक्स्ट मूव करूं। यस सर प्लीज। अब देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना, अब वो है हाउ टू परफॉर्म एनालिसिस बाय यूजिंग स्टूडियो एंड एआई। अच्छा, यहाँ पे काफी सारी अभी भी जो चीजें हमने डिस्कस की है ना टॉपिक, इसमें से भी काफी सारी और भी चीजें हैं जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और मैं समझ तो इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दफा हर चीज को ओवरव्यू आपको देता जाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बन जाएं। तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से हम अपना जो है डाटा परफॉर्म कर सकते हैं एनालिसिस बाय यूजिंग द आर स्टूडियो एंड एआई। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, देखिए टोटल टॉपिक्स मैंने लिखे थे, इसमें से हमने हर को कोशिश किया है कि मैंने आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं थोड़े टाइम में क्लियर कर सकूं। लेकिन डेफिनेटली कोई भी स्टूल, देखिए मैंने खुद को आर स्टूडियो पे काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए हैं, 2020 से मैं तकरीबन काम कर रहा हूँ 2019 से। देखिए अभी तक मुझे लगता है कि डेली कोई ना कोई नई चीज आर स्टूडियो के अंदर सीखने को मिलती है। इसी तरह से क्योंकि हम किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल को ना मुकम्मल तौर पे परफेक्टली ग्रिप नहीं ले सकते, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसी तरह से इस छोटे से टाइम के अंदर हम हर चीज को डीपली ब्रीफली डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए लेकिन फिर भी कोशिश करूं कि जितना हो सकता है मैं इसको मिनिमम टाइम के अंदर कवर कर दूं। तो मेरी कोशिश यही थी कि हम आज की बेसिक से स्टार्ट करूं और इस लाइक मतलब यहाँ पे लोगों को कर दूं कि वो अपने डाटा सेट पे एनालिसिस कर सकें। तो मैं आपको अब जब अभी तक मैंने आपको स्क्रिप्ट लिखना सिखाया है, अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप विद इन नो सेकंड कोई भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं अपने डाटा सेट पे। आप चाहें तो अगर आपके पास आर स्टूडियो है मेरे साथ साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, आप अपना डाटा सेट लीजिएगा, इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कोई भी एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं परफॉर्म करने लगा हूँ कि कैसे हम एआई और आर स्टूडियो को इस्तेमाल करते हुए कोई भी एनालिसिस परफॉर्म। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर हमारे पेपर में तो भी एआई आ जाएगा अगर हम आर स्टूडियो और एआई को यूज करेंगे। हमने एआई से जो स्क्रिप्ट लेना है, देखें एआई आने से पहले, चैट जीपीटी आने से पहले लोग जो स्क्रिप्ट लेते थे ना आज के लिए स्टाटा के लिए, वो पेपर से लेते थे, गूगल से लेते थे, डिफरेंट सोर्सेज से लेते थे, क्योंकि स्पेसिफिक एनालिसिस की जो कोडिंग है ना वो हर जगह सेम कांस्टेंट मिलेगी आपको। डाटा सेट वेरी करता है लेकिन कोडिंग कांस्टेंट है, चाहे वो आप एआई से लो, चैट जीपीटी से, डीप सीक से लो, गूगल से लो, रिसर्च पेपर से लो, वो आपको हर जगह स्क्रिप्ट सेम मिलेगा। बस ये था कि यूं कह लें कि पहले लोग साइकिल पे सफर करते थे और टाइम ज्यादा लगता था, फिर लोगों के पास गाड़ी आ गई, टाइम कम लगा, तो सेम इसी तरह से पहले लोग गूगल से या आर्टिकल से स्क्रिप्ट ढूंढते थे, स्पेसिफिक एनालिसिस का टाइम ज्यादा लगता था। अब एआई आ गया तो हमें स्क्रिप्ट जल्दी मिल जाता है। ठीक हो गया, जैसे ही हमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, बाकी एस्टिमेशन वगैरह डेटा क्लीनिंग वगैरह हम खुद ही कर रहे होते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि मुझे भाई परफॉर्म करना है रिग्रेशन एनालिसिस, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे एक डाटा सेट दे दिया है और मुझे उसने कहा कि रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करके दें। अब मैं क्या करूंगा? सिंपल, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा, मैं अपने डाटा सेट को क्या करूंगा, वो मेरा डाटा सेट जो अवेलेबल है वो फॉर एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल है एक्सेल की फॉर्म के अंदर, तो सबसे पहले मैं करूंगा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, अपने इस पैकेज को एक्टिवेट करूंगा, पहला स्टेप।
सेकंड स्टेप, अपने उस डाटा सेट को इंपोर्ट करूंगा एक्सेल की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिग्रेशन फॉर्म परफॉर्म करनी है, तो मैं रिग्रेशन से रेलेवेंट ही कोई डाटा सेट लेता हूँ, डाउनलोड फोल्डर। यहाँ पे मैंने एक डाटा सेट, सैंपल डाटा सेट, यहाँ पे मैं ओरिजिनल डाटा सेट यूज नहीं कर रहा। ये सारे सैंपल डाटा सेट मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के डाटा सेट अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि डाटा सेट की प्राइवेसी होती है तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे यूज भी नहीं कर सकता, वरना मैं आपको काफी कुछ यहाँ पे रियल वर्ल्ड डाटा भी दिखाता। लेकिन ये ऑलमोस्ट रियल डाटा की तरह ही है। रिग्रेशन डाटा, सैंपल डाटा सेट मैंने यहाँ से लेता हूँ, इसको इम्पोर्ट करता हूँ, मुझे रिग्रेशन परफॉर्म क्योंकि करना है। अच्छा, यहाँ से मैंने डाटा सेट को क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब ये मेरे पास रिग्रेशन डाटा सेट जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक हो गया। अब इस डाटा सेट के ऊपर मुझे रिग्रेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा काम आपने और करना है, इस डाटा सेट को फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। डाटा सेट को पहले आप अगेन यहाँ से इंपोर्ट करने लगा हूँ। मैं छोटी सी चीजें आपको बताना भूल गया, मैं आपको वो बताना चाह रहा था। पहले डाटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, अगेन से इंपोर्ट कर लिया डाटा, रिग्रेशन सैंपल डाटा सेट ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आप डाटा से इंपोर्ट करेंगे ना, सबसे पहले आपने करना है क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर होगा डिफॉल्ट शीट डिफॉल्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है। आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, आप मल्टीपल करना चाहते हैं, अब लॉजिस्टिक करना चाहते हैं, क्योंकि रिग्रेशन की भी टाइप्स हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कौन सी परफॉर्म करनी है ये यहाँ से आपने पहले सिलेक्ट करना है। जब भी आपने रिग्रेशन का डाटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा शीट डिफॉल्ट का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो डाटा सेट है वो सिंपल रिग्रेशन के हवाले से यहाँ पे वो जो आर स्टूडियो है एडजस्ट कर देगा। मैंने यहाँ से डाटा सेट को इंपोर्ट करना है शीट को। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास हॉल स्टडीज और स्कोर ये दो वेरिएबल्स हैं, तो रिग्रेशन के लिए कंडीशन भी यही होती है ना कि हमारे पास वेरिएबल्स दो मिनिमम, और ऑब्जर्वेशन जो है वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो रिग्रेशन के एनालिसिस की अपनी रिक्वायरमेंट्स, कोरिलेशन की अपनी। हमें ये देखना है कि हमारा डाटा सेट रिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। जैसे कि डाटा सेट हमारा न्यूमेरिकल होना चाहिए जो हमारा टारगेट वेरिएबल है। दूसरा जो रेलिवेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल है वो या तो न्यूमेरिकल हो या कैटेगोरिकल हो, लेकिन जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो हमेशा हमारे पास कौन सा होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। और जो हमारा सोफिश सैंपल साइज हो वो 10 to 20 से ज्यादा होना चाहिए। रिग्रेशन के लिए एक रूल अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ थंब, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 या 20 से ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100, और वेरिएबल कितने हैं, 2। तो इसका मतलब हमारा जो डाटा सेट है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, इस पे रिग्रेशन हो सकती है। इसको मैं क्लोज करूं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझा रिग्रेशन क्या है, कैसे क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। मैं आपको रिग्रेशन परफॉर्म करना सिखा रहा हूँ, ये आपने खुद से रीड करना है। रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, टाइम सीरीज, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये बेसिक चीजें आपने खुद से रीड करनी है। अच्छा, अब मैंने डाटा सेट इंपोर्ट कर लिया। पहला स्टेप क्या था, डाटा सेट इंपोर्ट करना। अब मैंने परफॉर्म करनी है रिग्रेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरे डाटा सेट को इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ले लेना है। इस पूरे डाटा सेट को आपने क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल ले लेना है। कैसे ले लेना है, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, लिखना है एस टी आर, और जो डाटा सेट फाइल का नेम है आपने उसको फिर में लिख देना है। जैसे मेरी फाइल का नाम है रिग्रेशन, ये सिंपल अपने आप दे रहा है रिग्रेशन सैंपल डाटा सेट, इसको लेना है और इसको आपने रन कर देना है। रन कर दिया, स्क्रीन नंबर 2 के ऊपर आपको देखिए आपका डाटा सेट जो है पूरा एक टेबल की फॉर्म में मिल गया है। यहाँ से जहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 पे शो हो रहा है ना STR, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारा ये टेबल जो है स्टार्ट हो रहा है डाटा सेट का, ठीक हो गया। अब सिंपली मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, ये डाटा सेट को यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से डाटा सेट को अपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, सिंपल। पहला स्टेप क्या है, डाटा सेट को इंपोर्ट करना है रिग्रेशन के लिए जो आपका सैंपल डाटा सेट है। उसके बाद STR लिख के उस फाइल का नाम लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। वो डाटा सेट आपके पास पूरा टेबल की फॉर्म में आ जाएगा। जहां से ये STR स्टार्ट हो रहा है ना, ग्रेटर देन, यहीं से आपने कॉपी करना शुरू करना है। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, चैट जीपीटी को ओपन करना है, या कोई भी AI टूल जो आपको पास अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज करें। और यहाँ पे आपके आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके सिंपली लिखना है पहले
वांट टू परफॉर्म रिग्रेशन। अब हम सीख रहे हैं कि एआई से हमने एनालिसिस कैसे करना है। रिग्रेशन एनालिसिस बाय यूजिंग आर स्टूडियो फुल स्टॉप। वो जो आपने टेबल कॉपी किया वहां से उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको आपने चैट जीपीटी को भेज देना है। जैसे ही आप भेजेंगे ये आपको विद इन 9 सेकंड स्क्रिप्ट दे देगा। ये देखिए आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग पूरा स्क्रिप्ट आ गया है रिग्रेशन का। इसको कंप्लीट पहले लिखने देना है आपने। ठीक हो गया। इसे स्क्रिप्ट दे दिया आपको। आपने यहाँ से इसको कोड को कॉपी करना है। अब देखो स्क्रिप्ट हमने एआई से जनरेट कर लिया। हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, देखो इसे पूरा स्क्रिप्ट हमें लिख के दे दिया है। ठीक हो गया। अब हमें दोबारा आर स्टूडियो की स्क्रीन पे आना है। स्क्रीन नंबर 1 पे आके इस पूरे कोड को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, हमने वापस जहां से ये शुरू हो रहा है ना हमारा एसटीआर डाटा डिग्रेशन वगैरह, हम इस पे कर्सर रखना है। इसको 1 बाय 1 अपने कोड को रन करते जाना है। रन करते जाना है। देखिए स्क्रीन नंबर 2 पे आपके पास टेबल आते जाएंगे रिग्रेशन से एलिमेंट। देखें और जो स्क्रीन नंबर 2 पे देखें आपके पास टेबल आते जा रहे हैं रिग्रेशन के। आप सिंपल इसको रन करते जाना है। देखिए आपके पास एस्टिमेटेड जो टी वैल्यू है वो भी आ चुकी है। रिग्रेशन से रेलेवेंट जो सिग्निफिकेंट को जो वैल्यूज है, सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है, ये पी वैल्यू जो है वो भी आपको इसने दे दी है स्क्रीन नंबर 2 के ऊपर। इसको अगेन रन करें। ये देखें जो रिग्रेशन का ग्राफ है, प्लॉट है, वो आपके पास स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर आ गया है। तो ये है कि आप कोई भी एनालिसिस किस तरह से एआई को यूज करते हुए, आर स्टूडियो को यूज करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। सेम आप इस पे टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपको एनालिसिस आप परफॉर्म करना चाहते हैं, सिंपली आप डेटा सेट को इंपोर्ट करें, उसको एसटीआर करें, वो टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। उसको कॉपी करें, चैट जीपीटी को दें, स्क्रिप्ट लें जैसे स्क्रिप्ट इसने हमें दी है, उसको यहाँ पे आके पेस्ट करें आज स्टूडियो स्क्रीन नंबर 1 पे, और स्टेप बाय स्टेप रन करते जाएं और आपके पास ग्राफ स्क्रीन नंबर 4 पे और टेबल स्क्रीन नंबर 2 पे आते जाएंगे। तो ये हो गया हम आज स्टूडियो का इस्तेमाल करते हुए कैसे कोई भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने रिग्रेशन परफॉर्म किया है। आप सेम मेथड से 100+ एनालिसिस एआई से और चैट जीपीटी से परफॉर्म कर सकते हैं विद इन नो टाइम। बट अगर डाटा सेट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर, तो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपको एडजस्ट खुद करना पड़ेगा। डाटा सेट को उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, डाटा की रैंगलिंग करनी पड़ेगी। वो आप आर स्टूडियो पे भी कर सकते हैं, एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक जी हमारा सेशन हो गया है क्लोज। यहाँ ये टॉपिक से जो हमने आज कवर करने थे। इसके अलावा भी यहाँ पे आर स्टूडियो के हवाले से बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम में जितना मैक्सिमम था मैंने कोशिश की हम इसको कवर कर सकें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं हमारे स्टूडियो से। बिल्कुल कर सकते हैं। आर स्टूडियो इतना डिमांड में है ना हमारे पाकिस्तानियों को, ज्यादा सिर्फ एसपीएस के साथ, इवन के यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर जो है ना, वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के या पीएचडी के, वो मुझे रेफर कर रहे होते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स इनके पेपर दें, इनके डाटा सेट में एनालिसिस में हेल्प करते हैं। आर स्टूडियो बहुत कम लोगों को आ रहा होता है। या स्टेटा, मैं आपको बता दूं, आर स्टूडियो, स्टेटा, उसके अलावा जमूवी और क्वालिटेटिव के लिए एनवीवो, ये इतने डिमांड में है ना सॉफ्टवेयर। जिसको आर स्टूडियो अच्छे से आता है ना, वो पूरा साल मतलब घर बैठे भी अच्छा खासा अर्न कर सकता है। इसके बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं। आप फ्रीलांसिंग आप कैसे करेंगे? आप पहले आर स्टूडियो को अच्छे से, भाई आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो, आप अपना प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाएं, आर स्टूडियो से रिलेवेंट वहां पे कंटेंट पोस्ट करें, जो सैंपल डेटा सेट पे एनालिसिस करें अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रांग करने के लिए। जैसे ये ग्राफ लें, इसको यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करके सेव करें, कॉपी करें, और इसको आप अपने पेजेस पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे शेयर करें हैशटैग के साथ। जो एनालिसिस आपने परफॉर्म किया है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखें। ये आपकी पोर्टफोलियो बनेगी। फिर सिंपल आप कुछ अपने फाइवर पे अकाउंट बनाएं या अपवर्क पे बनाएं। लेकिन मैं फाइवर अपवर्क को इसलिए भी जरा प्रेफर नहीं करता, वहां पे ऑर्डर का वेट करो, बैठे रहो, इंतजार करते रहो। मैं तकरीबन 2018 या 19 से मैंने फाइवर पे काम स्टार्ट किया था, और तकरीबन कोई 2 या 3 साल टॉप रेटेड वहां पे रहा हूँ। लेकिन फिर फाइवर की एक पॉलिसी है, गंदी पॉलिसी, कहने भी कोई पता नहीं लगता कब आपका ये अकाउंट उड़ा दे और कब अपवर का अकाउंट क्लोज कर दे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें और अपना एक प्रोफेशनल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं। मेरा डाटा एनालिसिस का जो अकाउंट है वो टिकटॉक पे भी है, वहां पे भी मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं, आर पे भी, पाइथन पे भी, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है, सेम जो है लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। तो अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाएं। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप स्टूडियो डिमांड में है, एंड विवो डिमांड में है, स्टाटा डिमांड में है, ईव्यूज डिमांड में है।
एसपीएसएल तो मोस्टली लोगों को आता है, तो इसलिए इसमें सेचुरेशन ज्यादा है। लेकिन आप स्टूडियो पे एसपीएसएल से भी आसान है परफॉर्म करना, बस अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो। ओके सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। आई थिंक अब किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर थैंक यू सो मच फॉर सच एन insightful and informative session. Thank you for valuable questions. I hope your queries have been answered clearly. Before we conclude, a gentle reminder: participant who pass 4 out of 5 questions in this quiz will receive a verified e-certificate. The quiz link is available in the webinar description and it is password protected. Please enter the password provided in the description to access the quiz. बेसिकली जब ये सेशन खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद आप लोगों के जो ग्रुप है उस पर हमारा एक लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो यही हमारी जो है रिकॉर्डेड ऑडियो है, पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो है हमारी। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा सर्टिफिकेट का। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 एमसीक्यूज होंगे वहां पर। उन 5 में से आपको 4 के एमसीक्यू सही करने हैं फॉर द ई सर्टिफिकेट। एंड on behalf of Mad Sparkles, I would like to thank our respected speaker, Mr. Ehtasam Parvez, for sharing his valuable knowledge and expertise with us today. A big thanks to you all for participants for joining and actively participating in this webinar. Stay connected with Mad Sparkles for more informative and skill building sessions in the future. Have a wonderful evening ahead. Thank you everyone and goodbye.